The amount of charge passed in time t through a cross section of a wire is qt equal to at square plus bt plus c. Write the dimensional formula of a, b and c. a, b और c का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता करना है। तो पार्ट ए में बेसिकली ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों टर्म का, क्योंकि ये प्लस है तो तीनों टर्म का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा, और वो डायमेंशन होगा वो क्यू के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो ए का जो डायमेंशन है वो हो जाएगा क्यू का डायमेंशन डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर का डायमेंशन। तो क्यू का डायमेंशन होता है आई इंटू टी, और टी स्क्वायर का डायमेंशन होता है टाइम स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई टी माइनस वन, ये ए का डायमेंशन। उसी तरह बी का जो डायमेंशन होगा, बी का डायमेंशन हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय टी, क्यू का डायमेंशन डिवाइडेड बाय टी का डायमेंशन, और ये हो जाएगा आई टी डिवाइडेड बाय टी। तो ये हो जाएगा आई करंट के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, और सी का डायमेंशन जो होगा वो क्यू के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई टी। सो these are the dimensions of A, B and C. अब पार्ट बी में पूछ रहा है, इफ़ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ ए बी सी आर 5, 3 एंड 1 रेस्पेक्टिवली इन एसआई यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पे करंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें पता है कि करंट जो होता है आई इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे चार्ज को विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, राइट हैंड साइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2AT हो जाएगा, 2AT प्लस BT का डिफ्रेंशिएशन B, और C का जो डिफ्रेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dq बाई dt, और देयरफॉर I एट t इक्वल टू 5 सेकेंड अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे t का वैल्यू 5 रखना पड़ेगा। सो 2 इंटू ए का वैल्यू है 5 इंटू टी का वैल्यू 5 प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो प्लस 3 हो जाएगा, और ये 53 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। An electron gun emits 2.0 into 10 to the power 16 electrons per second. What electric current does it correspond to? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन से कितने इलेक्ट्रॉन्स फायर हो रहे हैं, 2.0 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ले लें हम, तो इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पास हो रहे हैं n, देयरफॉर चार्ज विल बी n टाइम्स e। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स और इतना चार्ज बेसिकली इस क्रॉस सेक्शन एरिया को पास कर रहा है। देयरफॉर I विल बी इक्वल टू n टाइम्स e, द चार्ज फ्लोन पर सेकेंड। सो n टाइम्स e हो जाएगा, दैट मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर 16 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और ये कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। द इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्टिंग इन अ डिस्चार्ज ट्यूब इज 2.0 माइक्रो एम्पियर। How much charge is transferred? How much charge is transferred across a cross section in the tube in 5 minutes? तो बेसिकली करंट का वैल्यू हमें पता है, तो ये मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ से जो करंट आई है दैट इज गिवन एज 2 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर। देयरफॉर चार्ज इन 5 मिनट्स, चार्ज इन 5 मिनट्स हो जाएगा I इंटू टी। तो I इज़ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम इज़ 5 मिनट्स, 5 मिनट्स मीन्स 5 इंटू 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और इसे हम दिस इज कूलम्ब, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम्ब। सो दिस इज द फाइनल आंसर। The current through a wire depends on
time as I equal to I naught plus alpha t, where I naught equal to 10 ampere and alpha equal to 4 ampere per second. Find the charge crossed in a section of wire in 10 seconds. So हमें total charge flown find करना है और हमें इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू दिया हुआ है आई नॉट प्लस अल्फा टी। तो हमें पता है कि डी क्यू बाई डी टी जो होता है रेट ऑफ चार्ज फ्लो दैट इज इक्वल टू करंट, एंड देयरफॉर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आई का वैल्यू रख देंगे आई नॉट प्लस अल्फा टी डी टी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आई नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट्स इसमें रख देंगे टी का लिमिट्स 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड। देयरफॉर क्यू का जो वैल्यू आ जाएगा आई नॉट, तो ये 10 आई नॉट आ जाएगा, 10 आई नॉट प्लस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज़ 50, तो ये 50 अल्फ़ा आ जाएगा। अब आई नॉट और अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, आई नॉट इज़ 10, so 10 into 10 is 100 plus 50 into 4 that is 200, and that will be equal to 300 coulombs. So final answer is 300 coulombs. A current of 1 ampere exists in a copper wire of cross section area 1 millimeter square. Assuming one free electron per atom, calculate the drift speed of the free electrons in the wire. The density of copper is given as 9000 kg per meter cube. तो मान लेते हैं ये कॉपर वायर है, और एट एनी इंस्टेंट मान लेते हैं दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर फ्रॉम विच वी वांट टू एनालाइज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से वी डी मान लेते हैं, वी डी इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन्स जो है वी डी डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, इससे जो यहाँ से वी डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन होगा that also will cross this cross section. VD डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकेंड में, इसका मतलब ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो भी क्रॉस कर जाएगा। मतलब इस वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर जाएंगे। तो अब फाइंड करते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि हमें एज्यूम करना है कि हर एक एटम्स का एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर दैट इज Na, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेसिकली, इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करेंगे तो मास निकल जाएगा, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। तो m इन ग्राम फाइंड करेंगे, मास इन ग्राम, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इज 9000, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 इंटू 10⁻³ -6 मल्टीप्लाइड बाय वी डी इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। डिवाइड कर देंगे इसको मास से, मॉलिक्यूलर मास से, दैट इज 63.5 multiplied by Avogadro number that is 6.023 into 10⁻23. So this makes number of electrons, and therefore charge flown in 1 second, that will be equal to number of electrons multiplied by charge on electrons, so 1.6 into 10⁻⁻19। तो 1 एम्पियर का करंट दिया हुआ है, तो 1 सेकेंड में चार्ज फ्लो होगा 1 कूलम। 1 कूलम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इज 9
डिवाइडेड बाय 63.5 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टू द पावर -6 और यहाँ पे 6 जीरोस, तो मल्टीप्लाइड बाय वी डी मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 multiplied by 1.6 into 10 to the power -19 charge on each electron, and therefore Vd will be equal to 63.5 divided by 9 into 6.023 into 10 to the power 23 multiplied by 1.6 into 10 to the power -19 इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.74 इंटू 10 टू द पावर -4, एंड दैट कैन बी रिटन एज 0.074 इंटू 10 टू द पावर sorry, this can be written in millimeter per second, millimeter per second. So ये आ जाएगा आंसर. A wire of length 1 meter and radius 0.1 mm has a resistance of 100 ohm. Find the resistivity of the material. तो एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 100 ओम है, तो हमें पता है कि R इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए. देयरफॉर यहाँ से हम रो फाइंड कर सकते हैं, रो इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल. अब वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे, तो R का वैल्यू 100 ओम इंटू यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, तो पाई R स्क्वायर हो जाएगा, पाई इंटू 0.1 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -6. ये मिलीमीटर में है, तो ये 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, दैट इज 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 1, लेंथ इज़ 1 मीटर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर. ये हो जाएगा इसका रेसिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल. A uniform wire of resistance 100 ohm is melted and recast in a wire of length double that of the original. What would be the resistance of the wire? तो नया वायर का रेसिस्टेंस हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि वॉल्यूम सेम रहेगा आफ्टर मोल्डिंग एंड रीकास्टिंग. After melting and recasting, the volume will remain same. So V will be equal to cross section area multiplied by length. और ये ओरिजिनल एरिया और ओरिजिनल लेंथ है, तो अगर रिकास्ट करने के बाद A डैश क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है और L डैश लेंथ हो जाती है, तो AL विल बी इक्वल टू A डैश L डैश, दैट इज़ वॉल्यूम. अब हमें पता है कि L डैश जो है वो 2 टाइम्स L है, तो 2 टाइम्स L लिख देंगे, एंड देयरफॉर L A डैश जो हो जाएगा वो A डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. अब हम R निकालेंगे. R हमें पता है क्या होता है, रो इंटू L डिवाइडेड बाय A, ये होता है रेसिस्टेंस, एंड देयरफॉर R डैश जो चेंज्ड लेंथ के साथ होगी, सो रो इंटू L डैश डिवाइडेड बाय A डैश. तो रो L डैश के बदले हम लिख देंगे 2L, क्योंकि दिस इज ट्वाइस द लेंथ, डिवाइडेड बाय A डैश. A डैश के बदले A/2 लिख देंगे, A/2. तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स रो L बाय A. और रो L बाय A ये क्या है, रेसिस्टेंस है, ओरिजिनल रेसिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स R, और R का वैल्यू दिया हुआ है 100 ओम, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 100, दैट इज़ 400 ओम का रेसिस्टेंस हो जाएगा after melting and recasting. Consider a wire of length 4 meter and cross sectional area 1 millimeter square carrying a current of 2 ampere. If 1 cubic meter of the material contains 10 to the power 29 free electrons, find the average time taken by an electron to cross the length of the wire. तो मान लेते हैं कि ये वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है और लेंथ है 4 मीटर. तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, सो दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 29. 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉर ईच क्यूबिक मीटर, सो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9,
and therefore charge in this wire, charge in this wire will be equal to n into E. तो ये हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 10⁻29 मल्टीप्लाइड बाय E, ये चार्ज हो जाएगा। और हमें पता है कि करंट इज गिवन एज 2 एम्पियर and therefore time will be equal to Q divided by I. I is the current, so Q हो जाएगा V into E into 10⁻29 divided by I. I is okay, divided by I. So V is sorry, volume, that is cross section area multiplied by length. तो ये हो जाएगा 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलीमीटर स्क्वायर, दैट इज 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻29 डिवाइडेड बाय 2 एम्पियर। तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻4 सेकेंड। तो इतना टाइम लगेगा ऑन एवरेज टू क्रॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मतलब क्रॉसिंग दिस लेंथ विल टेक दिस मच टाइम। What length of a copper wire of cross sectional area 0.01 millimeter square will be needed to prepare a resistance of 1 kilo ohm? Resistivity of copper equal to 1.7 into 10⁻⁸ ohm meter. तो हमें पता है कि रेसिस्टेंस जो था R इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। देयरफॉर यहाँ से लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं RA डिवाइडेड बाय रो। R का वैल्यू है 1 किलो ओम 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया इज 0.01 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय रेसिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁸, और ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.6 किलोमीटर। सो दिस मच लेंथ इज रिक्वायर्ड। फिगर shows a conductor of length L having circular cross section. The radius of cross section varies linearly from A to B. Linearly vary कर रहा है from A to B. The resistivity of the material is rho. Assuming that B minus A is less than L, find the resistance of the conductor. तो इस कंडक्टर का हमें रेसिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन these two faces A and B. तो मान लो थोड़ा सा बड़ा करके फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये लेफ्ट वाला क्रॉस सेक्शन है जिसका कि रेडियस A है, और ये राइट साइड वाला क्रॉस सेक्शन जिसका कि रेडियस B. सो दिस इज इंक्रीजिंग लीनियरली, और मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये थीटा है। तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट लिया dx विड्थ का x डिस्टेंस पर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ पे रेडियस a है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाय L। L ये पूरा लेंथ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर से यहाँ तक। तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं b माइनस a बाय L। और ये जो रेडियस है मान लेते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन का, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है इसका रेडियस r है, तो r को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस x tan थीटा, r इक्वल टू a प्लस x tan थीटा। तो इस एलिमेंट का रेसिस्टेंस हो जाएगा dr इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट दैट इज dx डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द एलिमेंट दैट इज पाई इंटू r स्क्वायर। तो r की जगह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a प्लस x tan थीटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dr, and therefore r will be equal to integration of dr। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो हम बाहर निकाल लेते हैं, रो डिवाइडेड बाय पाई a स्क्वायर, और इनसाइड द इंटीग्रेशन इट विल बी dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस x tan थीटा डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा रो बाय पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स tan theta divided by a, and limits will be from 0 to L and multiplied by divided by tan theta by a, so a by tan theta, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x का फैक्टर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर tan थीटा बाय a है, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो अब लिमिट्स रख देंगे यहाँ पे, तो रो इंटू पाई ए टेन थीटा, ए एक 1 ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिमिट रखेंगे तो 0 पहले रख देंगे, वहाँ पे माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा 1 बाय सॉरी ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस एल अगर यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो -1/1 प्लस एल टेन थीटा जो है वो b माइनस ए हो जाएगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाय ए, और इस a को यहाँ पे अगर इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो रो बाय पाई टेन थीटा को हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे b माइनस ए बाय एल, b माइनस ए इंटू एल, ऊपर में l ऊपर चला जाएगा, और 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a माइनस यहाँ पे 1/a प्लस b माइनस a, तो ये हो जाएगा रो l बाय पाई b माइनस a मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे b माइनस a, और मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 1/a माइनस 1/b, तो ये हो जाएगा रो l बाय पाई b माइनस a इंटू b माइनस a डिवाइडेड बाय ए बी, और b माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो l डिवाइडेड बाय पाई ए बी। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर फॉर द रेसिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर फ्रॉम बिटवीन दीज टू फेसेस। Copper wire of radius 0.1 millimeter and resistance 1 kilo ohm is connected across a power supply of 20 volt. How many electrons are transferred per second between the supply and the wire at one end? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो करंट निकाल लेते हैं। सो पार्ट ए में पहले करंट निकाल लेते हैं, I विल बी इक्वल टू वोल्टेज अप्लाइड डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। सो वोल्टेज इज बेसिकली 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम, सो दिस विल बी 20 मिली एम्पियर। तो 20 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि चार्ज जो है Q फ्लोन पर सेकेंड विल बी इक्वल टू 20 मिली कूलम, और इसको हम लोग लिख सकते हैं n टाइम्स E, जहाँ पे कि n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सो ये हो जाएगा 20 मिली कूलम, and therefore n will be equal to 20 millicoulomb divided by electronic charge, and that is going to be 20 into 10 to the power -3 divided by 1.6 into 10 to the power -19 coulomb। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 1.25 into 10 to the power 17। ये फाइनल आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। एंड पार्ट बी में पूछ रहा है, राइट डाउन द करंट डेंसिटी इन द वायर। करंट डेंसिटी कितनी होगी, तो करंट डेंसिटी हमें पता है J इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो I इज 20 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज पाई इंटू 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 स्क्वायर, R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, तो R का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर, तो ये आ जाएगा 6.37 इंटू 10 टू द पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी।
calculate the electric field in a copper wire of a cross sectional area 2 millimeter square carrying a current of 1 ampere. The resistivity of copper equal to 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter. तो हम जानते हैं कि करंट डेंसिटी जो होता है J दैट इज गिवन बाय सिग्मा इंटू ई, और सिग्मा को हम लिख सकते हैं 1 बाय रो, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू E डिवाइडेड बाय रो, एंड देयरफॉर E विल बी इक्वल टू रो इंटू J, और J को हम लिख सकते हैं I डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज करंट डेंसिटी। अब वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे, तो रो इज गिवन एज 1.7 into 10 to the power minus 8 multiplied by I is 1 ampere divided by cross section area that is 2 into 10 to the power minus 6 meter square, और ये आ जाएगा 8.5 into 10 to the power minus 3 वोल्ट पर मीटर, और इसे हम लोग 8.5 10 to the power 5 है तो इसको मिली वोल्ट लिख सकते हैं, मिली वोल्ट पर मीटर। So this is the final answer. A wire has a length of 2 meter and a resistance of 5 ohm. Find the electric field existing inside the wire if it carries a current of 10 ampere. तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो रेसिस्टेंस और करंट दिया हुआ है, देयरफॉर V वोल्टेज विल बी इक्वल टू I इंटू R, और I दिया हुआ है 10 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय आर रेसिस्टेंस 5 ओम, तो ये हो जाएगा 50 वोल्ट। 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है अक्रॉस दिस वायर, एंड देयरफॉर E विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय L, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, सो ये हो जाएगा 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 मीटर, सो दैट इज 25 वोल्ट पर मीटर। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। द रेसिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एंड अ कॉपर वायर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड आर 3.9 ohm and 4.1 ohm respectively. At what temperature will the resistances be equal? Temperature coefficient of resistivity of iron is 5 into 10 to the power minus 3 per Kelvin, and for copper it is 4 into 10 to the power minus 3 per Kelvin. Neglect any thermal expansion. ओके तो हमें क्या करना है कि रेसिस्टेंस ऑफ आयरन को इक्वल करना है किसके साथ, रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर के साथ एट सम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर रेसिस्टेंस का जो कोफिशिएंट है ये दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंसेस विल चेंज विथ टेम्परेचर। तो जो रिलेशन होता है दैट इज R0 फॉर आयरन into 1 plus alpha of iron, resistance increasing coefficient, तो multiplied by delta t, और राइट हैंड साइड में कॉपर के लिए सेम चीज़ लिखेंगे, R0 of copper multiplied by 1 plus alpha of copper multiplied by delta t। तो अब वैल्यूज़ रख देंगे, R0 ऑफ आयरन इज 3.9 इंटू 1 प्लस अल्फा ऑफ आयरन इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डेल्टा टी इक्वल टू 4.1 इंटू 1 प्लस अल्फा ऑफ कॉपर इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा so this is 5 into 3.9 minus 4 into 4.1 into 5 into 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 भी कॉमन ले लिया, डेल्टा टी भी कॉमन ले लिया, तो 5 into 3.9 minus 4.1 मल्टीप्लाइड बाई 5, और राइट हैंड साइड में रखेंगे 4.1 माइनस 3.9। सो देयरफॉर डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 4.1 माइनस 3.9, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर 3 इधर आके 10 टू द पावर प्लस 3 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 3 से 10 टू द पावर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3.9
-4.1 इंटू 5, और इसलिए यहाँ से हम लोग डेल्टा टी को लिख सकते हैं T-20 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इनिशियल टेम्परेचर है, और फाइनल टेम्परेचर T है, तो T-20, तो ये हो जाएगा 64.5। इसका जो कैलकुलेशन है दैट इज 64.5, एंड देयरफॉर T को हम लोग लिख सकते हैं 64.5 प्लस 20, एंड दैट इज 84.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पे दोनों का टेम्परेचर रेसिस्टेंस सेम हो जाएगा। द करंट इन अ कंडक्टर एंड the potential difference across its ends are measured by an ammeter and a voltmeter. The meters draw negligible currents. The ammeter is accurate, but the voltmeter has a zero error. That is, it does not read zero when no potential difference is applied. Calculate the zero error. Calculate the zero error हमें calculate करना है. If the readings of two different conditions are 1.75 ampere, 14.4 volt, एंड 2.75 एम्पियर 22.4 वोल्ट। तो ये दो सेट ऑफ रीडिंग दिया हुआ है, ये I1 V1, I2 V2 हमें दिया हुआ है। तो बाय ओम्स लॉ हम जानते हैं कि V वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर रीडिंग जीरो एरर जो है वो अगर E है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं फर्स्ट सेट ऑफ रीडिंग जो है दैट इज V1 माइनस E इज इक्वल टू K टाइम्स I। इस यहाँ से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K टाइम्स I। तो ये फर्स्ट रीडिंग के लिए हो जाएगा K टाइम्स I1, सॉरी V1 माइनस E इज इक्वल टू K टाइम्स I1। सो दिस इज, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे वाले सेट ऑफ रीडिंग के लिए V2 माइनस E इज इक्वल टू K टाइम्स I2। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं V1 माइनस E डिवाइडेड बाय V2 माइनस E इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय I2। और यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा V1 I2 माइनस I2 E इक्वल टू V2 I1 माइनस I1 E, एंड देयरफॉर हम यहाँ से ले सकते हैं E, अगर हम कॉमन ले लें E को, तो I1 माइनस I2 इक्वल टू V2 I1 माइनस V1 I1, and therefore E will be equal to V2 I1 minus V1 I2 हो जाएगा यहाँ पे V1 I2 और ये V1 I2 हो जाएगा यहाँ पे I2 डिवाइडेड बाय I1 माइनस I2। therefore अब वैल्यूज रख देंगे, तो V2 इज 22.4 मल्टीप्लाइड बाय I1 इज 1.75 माइनस V1 इज 14.4 multiplied by I2 is 2.75 and divided by I1 minus I2, so that is 1.75 minus 2.75 और ये आ जाएगा 0.4 volt. So this is the error in the zero error in the voltmeter.
the potential difference between the terminals of a 6 volt battery is 7.2 volt when it is being charged by a current of 2 ampere. What is the internal resistance of the battery? बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस हमें फाइंड करना है. बैटरी का ईएमएफ हमें पता है 6 वोल्ट, और मान लेते हैं कि ये आर जो है इंटरनल रेसिस्टेंस है, और ये दिया हुआ है कि जब हम इसे 2 एम्पियर के करंट से चार्ज करते हैं, चार्जिंग का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और जब इधर से करंट फ्लो हो रहा है तो ये भी एट हायर पोटेंशियल होगा एंड दिस एंड विल बी एट लोअर पोटेंशियल ऑफ द रेसिस्टर. तो यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अलोंग द करंट. तो लेट्स से दीज आर द टर्मिनल्स. तो हमें ये दिया हुआ है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स इज 7.2 वोल्ट. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 7.2 वोल्ट, 7.2 वोल्ट, एंड दैट इज इक्वल टू ड्रॉप अक्रॉस द बैटरी प्लस ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर. तो दोनों सेम डायरेक्शन में ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस आई इंटू आर, एंड देयरफॉर आई जो हो जाएगा 7.2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय आई का वैल्यू 2 एम्पियर है, तो ये हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 2. तो आर का वैल्यू आ गया, सॉरी यहाँ पे आर जो है आर का वैल्यू आ जाएगा आर इक्वल टू 7.2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय आई इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.6 ओम. ये फाइनल आंसर आ जाएगा फॉर द इंटरनल रेसिस्टेंस. द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन एक्यूमुलेटर बैटरी ऑफ EMF 6 volt is 10 ohm when it is fully discharged. When discharged 10 ohm है. As the battery gets charged up, the internal resistance decreases to 1 ohm. The battery is in its completely discharged state is connected to a charger which maintains a constant potential difference of 9 volt. Find the current through the battery just after the connections are made and after long time when it is completely charged. तो एक discharged battery है, उसका internal resistance जो है वो 10 ohm होता है. So let us say this is the battery of 6 volt, और जो इसका internal resistance R है ये discharge state में 10 ohm है और चार्ज स्टेट में 1 ओम है. तो ये 9 वोल्ट का चार्जर है एक, जो कि 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा अक्रॉस द टर्मिनल्स. देयरफॉर फॉर केस ए व्हेन इट इज़ कंप्लीटली डिस्चार्ज एंड जस्ट द कनेक्शंस आर मेड, तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू I1 इक्वल टू 9 माइनस 6 वोल्ट. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस across this resistor, and the resistor is 10 ohm in discharge state. तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0.3 एम्पियर. ये पार्ट ए में. और पार्ट बी में पूछ रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली डिस्चार्ज, कम्प्लीटली चार्ज्ड. तो जब कम्प्लीटली चार्ज रहेगा तो उस समय यहाँ पे दिया हुआ है कि रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, 1 ओम हो जाता है. तो फॉर पार्ट बी I2 विल बी इक्वल टू 9 माइनस 6 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेसिस्टर दैट इज डिवाइडेड बाय 1 ओम. सो ये हो जाएगा 3 by 1, so 3 एम्पियर. फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 by I2 इन द फिगर if R equal to 0.1 ohm, R equal to 1 ohm, R equal to 10 ohm. Note from your answers that in order to get more current from a combination of two batteries, they should be joined in parallel if the external resistance is small, and in series if the external resistance is large as compared to the internal resistances. तो हमें पता है कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा I1 बोल देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पे EMF ऐड हो जाएंगे 6 वोल्ट और 6 वोल्ट 12 वोल्ट हो जाएंगे. तो ये 6 + 6 12 डिवाइडेड बाय इंटरनल रेसिस्टेंसेस भी ऐड हो जाएंगे क्योंकि सीरीज़ में है. तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R. ये हो जाएगा करंट इन सीरीज़. और
पैरेलल जब कनेक्शन होगा, पैरेलल कनेक्शन में सारे ईएमएफ्स पैरेलल हैं, तो टोटल ईएमएफ जो होगा अक्रॉस द लोड रेसिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सिंगल बैटरी, दैट इज 6 वोल्ट। तो I2 जो हो जाएगा इस केस में 6, दैट इज ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ। और यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में रहेंगे, तो ये 1 के पैरेलल में 1, दैट इज 0.5 ओम प्लस द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग होंगे करंट और I1 और I2। तो पार्ट ए में जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है दिस इज गिवन एज 0.1 ओम। तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 0.1, और ये आ जाएगा 5.71। और यहाँ पे पैरेलल में हम निकालेंगे, जब पैरेलल में I2 हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस R, दैट इज 0.6, तो ये हो जाएगा 10 एम्पियर। ये 5.71 एम्पियर I1 और I2 हो जाएगा 10 एम्पियर। बी में R इज गिवन एज 1 ओम, देयरफॉर I1 जो हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3, और ये हो जाएगा 4 एम्पियर। और I2 हो जाएगा इस केस में 6 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 1, दैट इज 1.5, तो ये 4 एम्पियर हो जाएगा I2। और केस सी में R इज गिवन एज 10 ओम, तो देयरफॉर I1 विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 1 एम्पियर। और I2 हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 10.5, एंड दिस इज 0.57 एम्पियर। और I1 डिवाइडेड बाय I2 का जो वैल्यू होगा इस केस में दिस डिवाइडेड बाय दिस, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.57, और सेकंड केस में 4 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.57, सो दिस इज 1.75। तो ये रेशियो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो सीरीज कनेक्शन है दैट इज गिविंग मोर करंट। तो यहाँ पे हमें ये शो करना था 2 बैटरीज दे शुड बी जॉइंट इन पैरेलल इफ़ द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज स्मॉल। अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस स्मॉल है, मतलब ये फर्स्ट केस स्मॉलर है और सेकंड केस जो है वो बिगर है, तो यहाँ पे ये पैरेलल जो कनेक्शन है दैट गिव्स मोर करंट। एंड स्मॉल इफ सीरीज इन सीरीज इफ द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज लार्ज, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जब लार्ज है 10 ओम है, तो यहाँ पे सीरीज इज मोर बेटर सॉल्यूशन। तो सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे जब हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज़्यादा हो, और ज़्यादा करंट फाइंड करने के लिए हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। कंसीडर n इक्वल टू n1 n2 आइडेंटिकल सेल्स, each of EMF xi and internal resistance small r. Suppose n1 cells are joined in series, to form a line, and n2 such lines are connected in parallel. The combination drives a current in an external resistance R. Find the current in the external resistance. तो हमें दिया गया है कि n1 सेल्स हैं जिसका कि हर एक का EMF xi है और इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r है। इस तरह के n1 सेल्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं, और ये एक लाइन बनाते हैं इस तरह से, और इस तरह से n2 लाइन्स हैं xi r इस तरह के। ये दूसरा लाइन हुआ r xi r, ये दूसरा लाइन हुआ, और इस तरह के n2 लाइन्स हैं और n1 सेल्स इन सीरीज।
और ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा N2 लाइंस का, ये कॉम्बिनेशन एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से करंट ड्राइव करता है। तो मान लेते हैं ये करंट I है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है पार्ट ए में। तो I जो हो जाएगा, I हो जाएगा कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव EMF, और ये इफेक्टिव EMF हो जाएगा N1 टाइम्स जाए, क्योंकि N1 सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सबका जो कॉम्बिनेशन होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, ये N1 टाइम्स EMF ऑफ ईच सेल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में EMF चेंज नहीं होता है, सेम EMF होता है, तो इसलिए टोटल EMF जो होगा वो N1 टाइम्स जाई हो जाएगा। और इंटरनल रेसिस्टेंसेस जो होगा सीरीज में ऐड हो जाता है सारा, तो N1 टाइम्स R, और पैरेलल में डिवाइड हो जाता है, तो N2 से डिवाइड कर देंगे, तो N1 टाइम्स R डिवाइडेड बाय N2, ये इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R, ये हो जाएगा करंट का वैल्यू। अब N2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो N1 N2 जाई डिवाइडेड बाय N1 R प्लस N2 R, और इसको हम लोग N1 N2 को कैपिटल N लिख सकते हैं, तो एक कैपिटल N इंटू जाई डिवाइडेड बाय N1 R प्लस N2 R, ये हो जाएगा करंट का वैल्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I थ्रू द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R। पार्ट बी में बोल रहा है, अज्यूमिंग दैट N1 and N2 कैन बी वेरीड कंटिन्यूसली, find the relation between N1 and 2 R and small r for which the current in R is maximum, current is maximum। तो बेसिकली इस करंट को हमें मैक्सिमाइज करने का कंडीशन पता करना है। तो बी पार्ट में आई मैक्स का वैल्यू फाइंड रिलेशन फाइंड करना है, सो दैट आई इज़ मैक्सिमम। तो आई का वैल्यू हम लोगों ने देखा कि ये है आई का वैल्यू, तो मान लेते हैं कि आई इज़ इक्वल टू एन टाइम्स जाई वन, और नीचे का ये जो N1 R प्लस N2 R है, इसको हम लोग Y मान लेते हैं। तो I जो मैक्सिमम कब होगा, जब Y मिनिमम होगा, तो Y का बेसिकली हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो Y इज इक्वल टू N1 R प्लस N2 इंटू कैपिटल R, और इसको हम लोग लिख सकते हैं N1 R प्लस N2 को लिख सकते हैं कैपिटल N डिवाइडेड बाय N1 इंटू कैपिटल R। Therefore dy बाई dN1 मैक्सिमाइज करने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। तो N1 यहाँ पे वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा R माइनस डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर इंटू कैपिटल R, और इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज N1 स्क्वायर R is equal to capital N into capital R, and therefore बेसिकली यहाँ पे कैपिटल N को हम लोग लिख सकते हैं, कैपिटल N को लिख सकते हैं N1 इन स्क्वायर इंटू R इक्वल टू N1 N2 इंटू कैपिटल R, और यहाँ पे एक N1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं N1 इंटू R इज इक्वल टू N2 इंटू कैपिटल R। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम आई होने का कंडीशन। So this is the relation between N1 small r and N2 and capital R, so that I is maximum. A battery of EMF 100 volt and resistor of resistance 10 kilo ohm are joined in series. This system is used as a source to supply current to an external resistance R. If R is not greater than 100 ohm, the current through it is constant up to 2 significant digits. Current through it is constant up to 2 significant digits. Find its value. This is the basic principle of a constant current source. तो हमें दिया हुआ है कि एक 100 वोल्ट की बैटरी है और इसके सीरीज में एक 10 किलो ओम का रेसिस्टर कनेक्टेड है, एंड दिस सिस्टम इज़ यूज्ड, ये जो सिस्टम ऑफ रेसिस्टर एंड बैटरी है, दिस इज़ यूज्ड टू सप्लाई करंट टू एन एक्सटर्नल रेसिस्टर आर। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा दिस विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट
फॉर रेसिस्टर वैल्यू ऑफ अप टू 100 ओम। ये कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट होगा, एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स। तो इस करंट का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ये कांस्टेंट होगा, ये हमें शो करना है। तो आई का जो वैल्यू हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू ई एम एफ, दैट इज वी डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस आर टोटल। तो V is 100 volt divided by R total will be 10 kilo ohm plus R. So 10 to the power 4 plus R, और इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 10 टू द पावर 4 से, तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू 1 प्लस 10 टू द पावर -4 इंटू R टू द पावर -1। ये 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4 प्लस R, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको अगर बायनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपैंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 10 टू द पावर -4 R प्लस 10 टू द पावर -8 R स्क्वायर माइनस 10 टू द पावर -12 R क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो फिगर्स हैं 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -12, दीज आर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट। ये इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो नेग्लिजिबल होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन, द फर्स्ट टर्म। तो इनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जो हायर ऑर्डर टर्म्स है दे आर नेग्लेक्टेड, और इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 0.01 माइनस 10 टू द पावर -6 R। ये हो जाएगा करंट का वैल्यू आई। तो फॉर रेसिस्टेंस R इक्वल टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस रेसिस्टेंस विल बी 0 ओम। तो अगर 0 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पे हम लगाएंगे, देन आई विल बी इक्वल टू मैक्सिमम करंट होगा। मैक्सिमम करंट जो होगा वो दैट इज़ 0.01, ये फर्स्ट टर्म, और ये सेकेंड टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फॉर R इक्वल टू 100 ओम, जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस रेसिस्टेंस दिया हुआ है। तो अप टू यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ R इज़ नॉट ग्रेटर देन 100, तो मैक्सिमम वैल्यू हम 100 ओम ले सकते हैं। देयरफॉर आई डैश the minimum amount of current that will be equal to 0.01, ये first term 0.01 minus 10 to the power -6 multiplied by 100, ये हो जाएगा 10 to the power -4। तो ये हो गया 0.01 माइनस 0.0001, और इसका जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 0.0099 एम्पियर। सो ये 0.01 एम्पियर है मैक्सिमम करंट, और ये मिनिमम करंट है 0.0099। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, देन ये आ जाएगा 0.01 एम्पियर। सो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक जब राउंड ऑफ करेंगे तो 0.01 इसमें भी है, और मिनिमम करंट भी 0.01 एम्पियर ही है। सो दिस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट, और ये इसका वैल्यू हो जाएगा 0.01 एम्पियर। इफ द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 इन द फिगर इज 2.4 एम्पियर, 2.4 एम्पियर, what will the emitters A2 and A3 read? नेगलेक्ट द रेसिस्टेंसेस ऑफ द एमीटर्स। एमीटर्स का रेसिस्टेंस हमें नेगलेक्ट कर देना है। तो ये बेसिकली 3 रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे 10 ओम सीरीज़ में, और ये दोनों पैरेलल में, और उसके सीरीज़ में 10 ओम। तो यहाँ पे जो करंट है वो दिया हुआ है A1 के थ्रू। तो अगर यहाँ पे मेन सर्किट में करंट आई है, इस सर्किट में अगर करंट आई है, और तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा ये करंट। मान लेते हैं ये I1 और ये I2 करंट हो जाता है। तो हमें पता है कि जो डिवीज़न होता है करंट का, दैट इज़ I1 इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ द अदर ब्रांच, दैट इज़ 30 डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस का समेशन, दैट इज़ 20 + 30 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल करंट, दैट इज़ I। और इसका वैल्यू हमें पता है 2.4 एम्पियर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय
5 मल्टीप्लाइड बाय आई, एंड देयरफॉर आई जो हो जाएगा दैट इज 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर हो जाएगा ये करंट थ्रू दिस मेन ब्रांच, इस ब्रांच में 4 एम्पियर करंट, एंड देयरफॉर I2 will be equal to 4 minus 2.4 and that will be 1.6 ampere. Therefore reading of A2 का जो रीडिंग होगा, A2 मतलब यहाँ पे जो ये करंट है I2 that is equal to 1.6 एम्पियर, और A3 का जो रीडिंग होगा that is I which is equal to 4 एम्पियर। तो ये दोनों रीडिंग है। The resistance of the rheostat shown in figure is 30 ohm. Neglecting the meter resistance, find the minimum and maximum currents through the ammeter as the rheostat is varied. तो यहाँ पे ये rheostat को हम लोग वैरी कर सकते हैं, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है 0 होगा, और अगर राइट मोस्ट साइड होगा तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस होगा दैट इज़ 30 ओम। तो 30 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा अगर राइट हैंड साइड में हो। तो ये बेसिकली 0 to 30 हम इसको वैरी कर सकते हैं, और ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का पैरेलल जो रेसिस्टेंस, जो कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। एंड देयरफॉर आई मिनिमम जो होगा, आई मिनिमम कब होगा, जब ये रेसिस्टेंस का वैल्यू मिनिमम होगा, सॉरी मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये राइट हैंड साइड में होगा, तो वो 30 ओम इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा। सो दैट इज़ 5.5 टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय 30 रियोस्टैट का रेसिस्टेंस प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन दैट इज़ 20 into 10 डिवाइडेड बाय 20 + 10। तो ये हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाय 30 + 20 डिवाइडेड बाय 3, और ये हो जाएगा 0.15 एम्पियर। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट। और आई मैक्स जो होगा, आई मैक्स कब होगा, जब रियोस्टेट का रेसिस्टेंस मिनिमम होगा। तो मिनिमम का मतलब 0 हो गया यहाँ पे रेसिस्टेंस, क्योंकि हम 0 यहाँ पे अगर ले आएंगे तो 0 हो जाएगा। तो दैट विल बी 5.5 डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस ऑफ दिस टू, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 3, और इसका जो वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.83 एम्पियर। तो ये मैक्स करंट और ये मिनिमम करंट हो जाएगा। 3 bulbs each having a resistance of 180 ohm are connected in parallel to an ideal battery of EMF 60 volt। ये पैरेलल में कनेक्टेड है और आइडियल बैटरी है। फाइंड द करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी, current delivered by the battery when all the bulbs are switched on। all the bulbs are switched on, and part B में है 2 of the bulbs are switched on, and part C में है only 1 bulb is switched on। तो एक बैटरी है जिसका EMF 60 वोल्ट है, और ये आइडियल है, मतलब इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है, और पैरेलल में 3 बल्ब्स कनेक्टेड हैं। तो ये मान लेते हैं बल्ब 1 हो गया, और ये बल्ब 2 इस तरह से कनेक्टेड है पैरेलल में, और बल्ब 3 भी पैरेलल में कनेक्टेड है इस तरह से। और हर एक बल्ब का जो है 180 ओम रेसिस्टेंस है, 180 ओम, इसका भी 180 ओम, और इसका भी 180 ओम रेसिस्टेंस है। तो हमें फाइंड करना है करंट डिलीवर्ड I1, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 60 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट। तो ऑल द बल्ब्स आर स्विच्ड ऑन का मतलब ये तीनों अगर कनेक्टेड हो तो ये बेसिकली तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, और पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस होता है दैट इज़ 180 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट इससे फ्लो करेगा। और पार्ट बी में व्हेन 2 ऑफ द बल्ब्स आर स्विच्ड ऑन, कोई भी 2 बल्ब अगर स्विच ऑन करेंगे, तीसरा वाला आउट ऑफ द सर्किट रहेगा, तो दोनों ये पैरेलल में होंगे। तो I2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 180,
डिवाइडेड बाय 2, तो ये 60/90 मतलब 2/3 एम्पियर, और ये हो जाएगा 0.67 एम्पियर। सो दिस इज द करंट इन केस 2। और पार्ट सी में है I3, अगर एक बल्ब स्विच ऑन हो तो इसमें करंट हो जाएगा टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस, दैट इज 180। तो ये हो जाएगा 0.33 एम्पियर का करंट इन पार्ट 3। Suppose you have three resistors of 20 ohm, 50 ohm and 100 ohm. What minimum and maximum resistances can you obtain from these resistors? तो मिनिमम रेसिस्टेंस हम किस तरह से फाइंड करते हैं, जब हम ऑल द रेसिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो हमें मिनिमम रेसिस्टेंस मिल जाएगा। और मिनिमम रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से पैरेलल कनेक्शन में हम कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/50 प्लस 1/100, और इसको हम ऐड कर सकते हैं बाय LCM, 100 हो जाएगा LCM, और तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 1, दैट इज़ 8 divided by 100, and therefore R will be equal to 100 divided by 8 is equal to 12.5 ohm। 12.5 ohm का रेसिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज मिनिमम रेसिस्टेंस। R minimum will be equal to 12.5 ohm। और मैक्सिमम वैल्यू हम कब फाइंड किस तरह से फाइंड करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम रेसिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 20, 50, 100 इस तरह का अगर है R1, R2, R3, तो हमें पता है कि सीरीज़ रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है, सीरीज़ कनेक्टेड रेसिस्टेंस, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे ले सकते हैं 20 प्लस 50 प्लस 100, और इसका वैल्यू आ जाएगा 170 ओम। तो दिस इज द R max। A bulb is made using two filaments. A switch selects whether the filaments are used individually or in parallel. When used with a 15-volt battery, the bulb can be operated at 5 watt, 10 watt or 15 watt. What would be the resistances of the filaments? तो resistances of the filaments हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली एक बल्ब दिया हुआ है जिसमें दो फिलामेंट्स हैं, एक फिलामेंट ये हो गया, दूसरा फिलामेंट ये हो गया मान लेते हैं, और दोनों स्विच से कनेक्टेड हैं, सो दैट वी कैन सेलेक्ट वन फिलामेंट, एनी ऑफ द वन फिलामेंट और द बोथ द फिलामेंट्स। और ये 15 वोल्ट का जब बैटरी है तो हम पावर का कॉम्बिनेशन इस तरह से निकाल सकते हैं इससे, 5 वाट, 10 वाट और 15 वाट। तो ऑब्वियसली जो 15 वाट है दिस इज़ द हाईएस्ट पावर, और इसका मतलब हुआ कि जब ये कब है, जब दोनों को हम पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं, मतलब दोनों को एक साथ यूज़ कर रहे हैं। और ये इंडिविजुअल पावर हो जाएगा दोनों फिलामेंट्स का। तो ऑब्वियसली दिस इज 5 वाट, एक दोनों में से कोई एक 5 वाट होगा और दूसरा जो होगा वो 10 वाट का होगा। तो रेसिस्टेंसेस ऑफ द फिलामेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। एक का रेसिस्टेंस मान लेते हैं ये R1 रेसिस्टेंस है इसका, और दूसरे का R2 है। तो R1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा V² डिवाइडेड बाई P1, क्योंकि R जो होता है V² बाई P होता है। तो R1 एक का रेसिस्टेंस इक्वल टू V² डिवाइडेड बाई P1, V दोनों में कॉमन है, तो 15² डिवाइडेड बाई 5, और ये हो जाएगा 45 ओम। तो एक फिलामेंट का रेसिस्टेंस आ गया 45 ओम, और R2 जो दूसरा फिलामेंट है उसका रेसिस्टेंस आ जाएगा V² डिवाइडेड बाई P2, और ये होगा 15² डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 22.5 ओम। तो ये दोनों फिलामेंट का अलग अलग रेसिस्टर आ गया। फिगर shows a part of a circuit. If a current of 12 milliampere exists in the 5 kilo ohm resistor, find the currents in the other 3 resistors. Currents find करना है in other 3 resistors. What is the potential difference between the points A and B? Potential difference भी हमें find करना है। तो यहाँ पे करंट दिया हुआ है 12 मिली एम्पियर, दैट इज थ्रू
5 kilo ohm resistors. Therefore current through 100 किलो ओम रेसिस्टर, तो जितना करंट इस सर्किट में एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट करेगा, एट पॉइंट ए जितना एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट करेगा, इसलिए ये करंट भी हो जाएगा 12 मिली एम्पियर। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 12 मिली एम्पियर। सो दिस वाज थ्रू 100 किलो ओम। और करंट थ्रू 20 किलो ओम, 20 किलो ओम हम जानते हैं कि यहाँ पे ये जो करंट आ रहा है 12 मिली एम्पियर, ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, I1 और ये 12 माइनस I1। तो ये जो I1 होता है दैट इज इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, और इसका जो वैल्यू होता है I1 इज इक्वल टू द अदर रेसिस्टर, मतलब ये वाला रेसिस्टर 10 डिवाइडेड बाय summation of both, so 20 plus 10 multiplied by the main current that is 12, तो ये आ जाएगा 4 मिली एम्पियर। सो दिस इज द करंट थ्रू 20 किलो ओम। और करंट थ्रू 10 किलो ओम, 10 किलो ओम ये जो हो जाएगा दिस इज 12 माइनस I1, और ये हो जाएगा 8 मिली एम्पियर। सो दीज थ्री आर द करंट्स फ्रॉम थ्रू रेस्ट ऑफ द थ्री रेसिस्टर्स। और VAB potential difference between A and B will be equal to current potential drop across each resistor, summation of potential drop। तो summation of potential drop क्या हो जाएगा, I into R इसके across drop हो जाएगा, that is 5 किलो ओम, 5 into 10 to the power 3 multiplied by current R into I is 12 into 10 to the power minus 3 प्लस यहाँ पे जो ड्रॉप होगा अक्रॉस 20 किलो ओम, 20 किलो ओम के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा दैट इज 20 इंटू 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय द करंट दैट इज I1 4 मिली एम्पियर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय प्लस ये हो जाएगा ड्रॉप अक्रॉस 100 किलो ओम। सो 100 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय द करंट दैट इज 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 80 प्लस 1200, और ये टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस AB दैट विल बी 1340 वोल्ट। सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। An ideal battery sends a current of 5 ampere in a resistor when another resistor of value 10 ohm is connected in parallel. In parallel, the current through the battery is increased to 6 ampere. Find the resistance of the first resistor. तो एक बैटरी है विच इज़ आइडियल बैटरी, लेट्स से इसका EMF जो है वो E है, और एक रेसिस्टर को ये करंट सप्लाई कर रहा है, और ये करंट का जो वैल्यू है दिस इज़ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट इसे पास हो रहा है, मान लेते हैं ये रेसिस्टेंस R है। अब जब एक दूसरा रेसिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, दिस इज़ 10 ओम रेसिस्टर, इसके पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के थ्रू जो करंट है द करंट टोटल करंट बिकम्स 6 एम्पियर। तो ये 6 एम्पियर का मतलब हुआ 5 एम्पियर तो इसके थ्रू पास होगा ही, प्लस यहाँ से 1 मोर एम्पियर करंट विल पास, 1 एम्पियर यहाँ से भी पास करेगा। तो ये 5 और प्लस 1 6 एम्पियर का करंट अब बैटरी से पास हो रहा है। तो यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट 10 ओम के रेसिस्टर के अक्रॉस पास हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। इसका मतलब हुआ बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज 10 वोल्ट। तो ये जो रेसिस्टेंस हो जाएगा देयरफॉर R विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय I, एंड E इज 10 वोल्ट, जैसा हमने यहाँ से फाइंड किया, दिस इज 10 वोल्ट, और डिवाइडेड बाय 5 एम्पियर, तो 5 दैट इज 2 ओम। तो 2 ओम का ओरिजिनल रेसिस्टर R था, इसका वैल्यू 2 ओम। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। तो A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। ये पॉइंट है, B पॉइंट है। अब हम देख रहे हैं कि अगर ये पॉइंट A है तो ये वायर से कनेक्टेड है इस तरह से,
तो कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट भी ए हो जाएगा, ये दोनों सेम पॉइंट हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल बेसिकली सेम हो जाएगा, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, तो दोनों सेम पॉइंट की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। और ये भी कनेक्टेड है थ्रू अ वायर, कंडक्टिंग वायर, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा और इस पॉइंट को भी हम लोग बी पॉइंट बोल सकते हैं। अब इक्विवेलेंट सर्किट इसका हो जाएगा इस तरह से, ए और बी दो पॉइंट इस तरह से हैं, और जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है ये आर, ये ए और बी पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो ये ए और बी के बीच में फर्स्ट रेसिस्टर। सेकंड रेसिस्टर भी हम देख रहे हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको भी हम लोग ए और बी के अक्रॉस इस तरह कनेक्ट कर देंगे, तो ये भी आर हो जाएगा। और जो थर्ड रेसिस्टर है ये भी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको भी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कनेक्ट कर देंगे इस तरह। तो ये तीनों अब देख रहे हैं कि पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो हो जाएगा दैट इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। A wire of resistance 15 ohm is bent to form a regular hexagon A B C D E F A. Find the equivalent resistance of the loop between the points A and B, A and C and A and D. तो हमें एक वायर दिया हुआ है जिसको कि एक रेगुलर हेक्सागन में बेंड किया गया है, तो मान लेते हैं ये इस तरह से हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, और ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, ई, एफ एंड ए। तो इस तरह से रेगुलर हेक्सागन में बेंड किया गया है वायर को। जो वायर है मान लेते हैं कि एक सेक्शन का रेसिस्टेंस आर है, अगर इसका रेसिस्टेंस आर है तो इसका भी आर हो जाएगा, इसका भी, हर एक साइड का जो रेसिस्टेंस है दैट विल बी आर। तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वापस हम देखें तो ये पूरा वायर का जो रेसिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स आर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस, ये इस तरह से 6 टाइम्स आर हो जाएगा, दैट मीन्स 15 ओम, टोटल रेसिस्टेंस था 15 ओम, एंड देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू 2.5 ओम। तो हर एक साइड का रेसिस्टेंस जो है वो 2.5 ओम हो जाएगा। और हमें पूछा गया है पार्ट ए में ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। तो ए और बी के बीच में पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो अगर देखेंगे तो ये वाला जो साइड है डायरेक्टली कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, तो ये एक रेसिस्टेंस हो जाएगा डायरेक्टली ए और बी के बीच में, दैट इज़ आर। और जो दूसरा रेसिस्टेंस होगा दैट इज़ फ्रॉम दिस साइड, ये वाला जो रेसिस्टेंस है, ये वाला 5 साइड्स का सीरीज कनेक्शन जो है दैट विल बी 5 टाइम्स आर। ये दोनों रेसिस्टेंस बेसिकली ए और बी के बीच में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, एंड देयरफॉर आर इक्विवेलेंट इन दिस केस विल बी इक्वल टू 5r इंटू आर डिवाइडेड बाय 5r प्लस आर, दैट इज 5/6 आर, 5/6 इंटू आर दैट इज 2.5। तो ये हो जाएगा 2.08 ohm. So between A and B points the total resistance, equivalent resistance is 2.08 ohm. पार्ट बी में पूछ रहा है ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो इन दोनों पॉइंट्स के, इसके और इसके बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो इस केस में फिर से हम ये पॉइंट ए और पॉइंट सी ले लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन जो है ए बी और बी सी, ये एक रेसिस्टेंस इस तरह से है, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम ले लेंगे तो ये 2R हो जाएगा। और जो दूसरा ब्रांच है ये वाला ब्रांच, इसमें 4 रेसिस्टर्स हैं, 1 2 3 4, ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 4R हो जाएगा। और ये दोनों पैरेलल, दोनों ब्रांचेस जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं, so therefore R equivalent in this case will be equal to 2R into 4R divided by 2R plus 4R, और ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3R, R का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम 2.5,
ohm. So this comes out to be 3.33 ohm. ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। और पार्ट सी में पूछ रहा है, पार्ट सी में बोल रहा है बिटवीन ए एंड डी। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है, इसमें इन दोनों के बीच में दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच ये है, दूसरा ब्रांच ये है। तो ए और डी जो पॉइंट्स है, इस तरह से एक ब्रांच ऊपर वाला ये वाला जो ब्रांच है, इसमें 3R, R प्लस आर प्लस आर, 3R रेसिस्टेंस, और दूसरा वाला ब्रांच में भी 3R। तो दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी रेसिस्टेंस हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, दैट विल बी इक्वल टू 3R इंटू 3R डिवाइडेड बाई 3R प्लस 3R, that is 3/2R, 3/2 into R, R is 2.5, so this comes out to be 3.75 ohm। तो ये तीनों केस में अलग अलग रेसिस्टेंस निकल गया। कंसीडर द सर्किट इन फिगर, फाइंड द करंट्स थ्रू द 10 ohm resistor when the switch S is open and closed। तो दो केसेस दिया है, ओपन केस और क्लोज केस, दोनों में हमें अलग अलग फाइंड करना है। तो केस ए में व्हेन स्विच इज ओपन, तो स्विच इज ओपन का मतलब हुआ कि ये जो रेसिस्टर 10 ओम का है और 20 ओम का, दे विल बी इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में है, एंड देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू total potential difference, that is 3 volt, divided by total resistance, that is 10 plus 20. So this will come to be 3/30, and that comes out to be 0.1 ampere. So this is the current through the resistor of 10 ohm when the switch is open। दूसरे केस में जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे, जब ये स्विच क्लोज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस। और इफ़ देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो इससे कोई करंट, इस रेसिस्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सारा करंट इस डायरेक्शन में थ्रू द स्विच फ्लो कर जाएगा। तो जो भी करंट यहाँ से फ्लो करेगा, दैट विल फ्लो थ्रू 10 ohm रेसिस्टर, वो इस स्विच के थ्रू फ्लो करेगा। और देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अक्रॉस 20 ohm, मतलब जो भी पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी है, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा अक्रॉस दिस 10 ohm रेसिस्टर, एंड देयरफॉर करंट थ्रू 10 ohm will be equal to potential difference across the 10 ohm divided by the resistance of this 10 ohm। So 10 ohm, 3 divided by 10 ohm, and that comes out to be 0.3 ampere। So 0.3 ampere का current flow करेगा when the switch is closed। Find the currents through the 3 resistors shown in figure। So ये तीनों रेसिस्टर के थ्रू हमें करंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे बेसिकली ये दो पॉइंट्स जो हैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा 0 होगा। सो देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ohm दिस 4 ohm रेसिस्टर। तो यहाँ पे जो आई होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ करंट पास होगा, तो सेम करंट बेसिकली ये कंडक्टिंग वायर से पास होगा, एंड द सेम करंट विल पास थ्रू दिस 6 ohm रेसिस्टर। तो मान लेते हैं ये I1 है और ये भी I1 हो जाएगा, और इस पाथ में भी करंट I1 हो जाएगा। तो ये टोटल करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। और पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस लूप इज़, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो दिस इज़ पॉजिटिव नेगेटिव, सो अ ड्रॉप, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे गेन हो रहा है पोटेंशियल का, यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पे पोटेंशियल का गेन हो रहा है। तो टोटल पोटेंशियल गेन इन दिस लूप इज सबसे I1 जो हो जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट इज -2 + 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस इन दिस लूप। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना है 4 ohm एंड 6 ohm, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा 4 + 6 ohm, और ये हो जाएगा 2 / 10
विच मेक्स इट 0.2 एम्पियर। सो 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा इस रेसिस्टर से और इस रेसिस्टर से। इस रेसिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। Figure shows a part of an electric circuit. The potentials at the points A, B, and C are 30 volt, 12 volt, and 2 volt respectively. Find the currents through the 3 resistors. So ये तीनों resistors के थ्रू हमें करंट फाइंड करना है। यहाँ का पोटेंशियल दिया हुआ है 30 वोल्ट, यहाँ का 12 वोल्ट और यहाँ का 2 वोल्ट। ये पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। और मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज डी, और इसका जो पोटेंशियल है मान लेते हैं x। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा फ्रॉम A टू D, फ्रॉम B टू D एंड फ्रॉम C टू D, ये तीनों का समेशन जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। तो टोटल करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल समेशन ऑफ द करंट्स विल बी इक्वल टू 0, और करंट थ्रू A टू D विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा A टू D का पोटेंशियल डिफरेंस 30 माइनस x डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस इज 10। तो ये करंट होगा फ्रॉम A टू D। उसी तरह B टू D जो करंट होगा दैट विल बी 12 माइनस x डिवाइडेड बाय 20 प्लस C टू D जो करंट होगा दैट विल बी 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशंस को, तो ये 6 टाइम्स 30 दैट इज 180 माइनस 6x प्लस 3, तो 3 टाइम्स हो जाएगा ये 36 माइनस 3x प्लस 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 2x विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ले सकते हैं 11x इज इक्वल टू 220 एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 20 वोल्ट। तो ये D पॉइंट का पोटेंशियल जो है दैट विल बी 20 वोल्ट, एंड देयरफॉर हम करंट अब फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टर, इस रेसिस्टर के थ्रू जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 30 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10, रेसिस्टेंस इज 10, सो ये हो जाएगा 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा थ्रू दिस रेसिस्टर। I थ्रू 20 ओम, करंट थ्रू 20 ओम रेसिस्टर, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 20, यहाँ का पोटेंशियल 20 माइनस 12, सो 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 20, और ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो 0.4 एम्पियर करंट बेसिकली D टू B फ्लो करेगा, क्योंकि D इज एट हायर पोटेंशियल, B इज एट लोअर पोटेंशियल। और I थ्रू 30 ओम विल बी इक्वल टू 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 30, and that is going to be 0.18 divided by 30, so 0.6 एम्पियर, और ये करंट फ्लो करेगा D टू C। Each of the resistors shown in figure has a resistance of 10 ohm, and each of the batteries has an EMF of 10 volt. Find the currents through the resistors A and B in the two circuits. तो currents through the resistors A and B in the two circuits हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट सर्किट में देखते हैं कि 2 बैटरीज है। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे 0 वोल्ट का पोटेंशियल है, और यहाँ पे इस पूरे लाइन में यहाँ से यहाँ तक 0 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा, और यहाँ पे 10 वोल्ट का गेन हो रहा है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो दिस पॉइंट विल बी एट 10 वोल्ट। सो ये 10 वोल्ट पे आ जाएगा, और यहाँ पे 10 वोल्ट है और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, सो देयर विल बी अ ड्रॉप ऑफ 10 वोल्ट, सो ये वापस 0 वोल्ट आ जाएगा, ये 0 वोल्ट। तो ए के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ए के अक्रॉस,
therefore there will be a current of 1 ampere through this circuit, through this resistor A के थ्रू 1 एम्पियर होगा, और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 0 वोल्ट, 0 और यहाँ पे भी 0, तो 0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, देयरफॉर इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो I of A is equal to 1 ampere and I through B is 0 ampere। अब इस सर्किट की बात करें तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे 0 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो यहाँ पे माइनस और प्लस ये 10 वोल्ट का गेन होगा, सो दिस पॉइंट विल बी एट 10 वोल्ट पोटेंशियल। उसी तरह यहाँ पे माइनस प्लस, तो यहाँ पे 10 वोल्ट का गेन होगा, तो ये पॉइंट भी 10 वोल्ट के पोटेंशियल पे होगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि ए के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट, तो यहाँ पे करंट हो जाएगा थ्रू ए, एंड इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो इसके थ्रू भी करंट होगा, दैट इज 10/10 इक्वल टू 1 एम्पियर। सो आई ए विल बी इक्वल टू 10/10 is equal to 1 ampere, I through B will be equal to 0/10 equal to 0 ampere, और I through C will be equal to 10 divided by 10 equal to 1 ampere. So these are the three currents in second circuit. Find the potential difference VA minus VB in the circuits shown. तो यहाँ पे दो सर्किट दिए हैं, सर्किट ए और सर्किट बी, दोनों सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट सर्किट का सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे करंट I1 है और यहाँ पे करंट I2 है, तो नेचुरली यहाँ पे जो करंट होगा I1 प्लस I2 होगा, ये यहाँ से इधर से I1 और इधर से I2, तो ये करंट इधर जाएगा I1 प्लस I2। तो अब किरचॉफ्स लूप लॉ से हम लोग इक्वेशन ले सकते हैं, जो फर्स्ट लूप है ये टॉप वाला लूप यहाँ पे जो है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो EMF है दैट इज Xi1, तो Xi1 विल बी इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं I1 R1 प्लस R3 R1 प्लस R3 इंटू प्लस I2 इंटू R3, और अगर R3 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा Xi1 डिवाइडेड बाय R3 इक्वल टू I1 इंटू R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाय R3 प्लस I2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और Xi2 उसी तरह से हम लोग ले सकते हैं दूसरे वाले लूप के लिए, ये सेकंड वाला जो लूप है इसके लिए ले सकते हैं I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं ये, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं I2 इंटू I1 इंटू R3 प्लस I1 प्लस सॉरी I2 इंटू R2 प्लस R3, ये हो जाएगा R2 प्लस R3। अब R2 प्लस R3 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो हम इसे ले सकते हैं Xi2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा I1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देंगे अगर, सो दिस इम्प्लाइज Xi1 डिवाइडेड बाय R3 माइनस Xi2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा I1 इंटू दिस माइनस दिस, सो R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाय R3 माइनस
R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम, सो दिस इम्प्लाइज, एलसीएम ले लेंगे और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा xi1 इंटू R2 प्लस R3 माइनस xi2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R3 इंटू R2 प्लस R3 इक्वल टू I1 इंटू, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 प्लस R3 स्क्वायर माइनस ये R3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R3 मल्टीप्लाइड बाय R2 प्लस R3। तो ये दोनों नीचे का कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देयरफॉर यहाँ पे R3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर दोनों साइड हम लोग सॉरी, देयरफॉर यहाँ से I1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। I1 विल बी इक्वल टू xi1 R2 प्लस R3 माइनस xi2 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। सो दिस इज द करंट। और अब बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सो देयरफॉर वी ए माइनस वी बी जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे करंट लेफ्ट साइड फ्लो कर रहा है, मतलब दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। सो ये प्लस माइनस यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और बैटरी के अक्रॉस माइनस एंड प्लस, तो ए टू बी जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दैट विल बी I1 माइनस ड्रॉप, दैट इज I1 R1। अब I1 का वैल्यू रखना है, I1 का वैल्यू रखना है xi1 माइनस, सॉरी यहाँ पे I1 R1। तो I1 जो है यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो R1 मल्टीप्लाइड बाय xi1 R2 प्लस R3 माइनस xi2 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। देयरफॉर VA माइनस VB ये हो जाएगा xi1 इंटू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 माइनस R1 मल्टीप्लाइड बाय दिस। सो ये हो जाएगा xi1 इंटू R1 R2 माइनस xi1 इंटू R1 R3 प्लस xi2 इंटू R1 R3 and divided by R1 R2 plus R2 R3 plus R2 R1 R3 R1। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे R1 R2 ये जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 R3 ये वाला भी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बच जाएगा दो टर्म, एंड therefore it will be xi1 into R2 R3 plus xi2 into R1 R3 divided by R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1। और अगर हम लोग R1 R2 R3 से डिवाइड कर दें, सो यहाँ पे R2 R3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दैट विल बी xi1 बाय R1 प्लस xi2 बाय R2
डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 plus 1/R3. So this is the potential difference between A and B, right? In for circuit A, इस सर्किट के लिए। अब ये जो सेकेंड सर्किट है, सेकेंड सर्किट में भी बेसिकली क्या है, ये वाला लूप अगर हम देखें तो इसमें Xi1 का EMF है और R1 ये सेम ब्रांच है बेसिकली, दिस इज द सेम ब्रांच। जो मिडिल ब्रांच है A to B, यहाँ पे R3 जो है वो सेम ब्रांच है इसके, और जो थर्ड ब्रांच है Xi2 एंड R2, तो यहाँ पे Xi2 एंड यहाँ पे R2 ये सेम ब्रांच है। सो ऑल द थ्री ब्रांचेस आर सेम इन दिस सर्किट ऑल्सो। सो इसका भी जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो सेम वे में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और ये सेम आ जाएगा इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस। इन द सर्किट शोन इन फिगर, Xi1 is equal to 3 volt, Xi2 is equal to 2 volt, Xi3 is equal to 1 volt, R1 equal to R2 equal to R3 equal to 1 ohm. Find the potential difference between the points A and B. Potential difference between points A and B and the current through each branch. तो मान लेते हैं कि इसमें इसके थ्रू करंट I1 है, इसके थ्रू करंट I2 है और इसके थ्रू करंट I3 है। यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं 0 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल x वोल्ट है, x वोल्ट। तो अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस द पोटेंशियल, यहाँ पे 3 वोल्ट दिया हुआ है, ये माइनस प्लस, तो यहाँ पे अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ पे 3 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ पे 2 वोल्ट हो जाएगा, प्लस 2 वोल्ट, और यहाँ पे 1 वोल्ट हो जाएगा। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स डिवाइड 3 माइनस एक्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो करंट फ्लो करेगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये टोटल सम 0 होना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ नो एक्यूमुलेशन ऑफ करंट। किरचॉफ्स करंट लॉ से हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 माइनस एक्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू 1 ओम, प्लस 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 ओम, प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 ओम। ये तीनों करंट का सम जो है ये 0 होना चाहिए। और यहाँ से हम देखेंगे कि 6 माइनस 3x शुड बी इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x शुड बी इक्वल टू 2 वोल्ट। सो x का वैल्यू आ गया 2 वोल्ट, एंड देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B, VAB will be equal to 2 minus 0, that is 2 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 2 वोल्ट। एंड देयरफॉर I1 ये हो जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ से हम देख सकते हैं I1 का वैल्यू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, एंड दैट विल बी 1 एम्पियर। I2 will be equal to 2 minus 2 divided by 1 equal to 0 ampere, and I3 will be equal to 1 minus 2 divided by 1, that is minus 1 ampere, minus 1 ampere। तो ये तीनों करंट तीन ब्रांच में इस तरह से हो जाएंगे। Find the current through the 10 ohm resistor shown in figure। इस फिगर में दिया हुआ है 2 सेल है और 3 रेसिस्टर है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 0 वोल्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा 4.5 वोल्ट। यहाँ पे मान लेते हैं पोटेंशियल है x वोल्ट, और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे माइनस प्लस और 3 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पे हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो इस जंक्शन पे अगर हम किरचॉफ्स जंक्शन लॉ अप्लाई करें तो करंट इनटू दिस जंक्शन, मान लेते हैं यहाँ पे करंट I1 है और यहाँ पे करंट I2 है, और यहाँ से आउटगोइंग करंट I3 है।
तो इस जंक्शन पे अगर हम किरचॉफ जंक्शन लॉ अप्लाई करें तो 4.5 डिवाइडेड बाय 3 ओम, सॉरी 4.5 माइनस एक्स, ये यहाँ पे पोटेंशियल है 4.5 और यहाँ पे x, तो 4.5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस दैट इज 3 ओम प्लस इनकमिंग करंट, ये भी इनकमिंग करंट है, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स, सो 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 10 ओम इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट क्या होगा x माइनस 0, तो x माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस दैट इज 6 ओम। तो ये हो जाएगा 4.5 बाय 3 प्लस 3 बाय 10 इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 3 प्लस x डिवाइडेड बाय 10 प्लस x डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से हम LCM ले लेंगे तो 30 आ जाएगा, और ये 45 प्लस 9 इक्वल टू 30 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 3 प्लस 5x। सो देयरफॉर x will be equal to 54 divided by 18 implies x का वैल्यू जो आएगा वो 3 वोल्ट आ जाएगा, x का वैल्यू 3 वोल्ट आ गया। एंड देयरफॉर करंट थ्रू 10 ओम रसिस्टर, सो करंट थ्रू 10 ओम रसिस्टर क्या है, I2 है। I2 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, सो यहाँ पे 3 वोल्ट और यहाँ पे भी 3 वोल्ट, सो 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10 दैट कम्स आउट टू बी 0 एम्पियर। तो ये 0 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा थ्रू 10 ओम रसिस्टर। फाइंड द करंट इन द 3 रसिस्टर्स शोन इन फिगर। करंट इन द 3 रसिस्टर्स हमें फाइंड करना है। यहाँ पे एक रसिस्टर है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो इन तीनों रसिस्टर्स से हमें करंट फाइंड करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 0 वोल्ट, तो यहाँ पे माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस और प्लस है, 2 वोल्ट का गेन हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। यहाँ पे भी माइनस प्लस, तो 2 वोल्ट का गेन, तो 4 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, सो दिस पॉइंट विल बी 6 वोल्ट। तो ये 6 वोल्ट पे आ गया, और यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल का, तो 6 माइनस 2 वोल्ट, 6 माइनस 2 वोल्ट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 4 वोल्ट। फिर यहाँ पे प्लस माइनस मतलब 2 वोल्ट पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, तो 4 माइनस 2 दैट इज 2 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी ड्रॉप हो रहा है 2 वोल्ट का पोटेंशियल, तो 2 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट दैट इज 0 वोल्ट। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर्स अगर हम देखेंगे, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 0 वोल्ट, 0 माइनस 0 दैट इज 0 वोल्ट। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा दैट इज 0 एम्पियर। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 0 वोल्ट, 2 माइनस 2 0 वोल्ट, तो यहाँ पे भी जो करंट फ्लो करेगा दैट इज 0 एम्पियर। यहाँ पे भी इसके अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल ड्रॉप है, 0 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है, तो ये 0 एम्पियर का करंट हो जाएगा इस रेसिस्टर के अक्रॉस में। What should be the value of R in figure for which current in it is 0? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर रेशियो ऑफ रेसिस्टेंसेस देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाला ब्रांच में जो है 10 और ये 5 है, सो 10 डिवाइडेड बाय 5, और नीचे वाला ब्रांच में ये भी 10 डिवाइडेड बाय 5 है, तो बहुत दोनों का रेशियो जो है वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बैलेंस्ड ब्रिज है, बैलेंस्ड ब्रिज है। और हम जानते हैं कि बैलेंस्ड ब्रिज में क्या होता है कि रेसिस्टेंस अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स, यहाँ पे सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, ये डेल्टा वी जो होगा ये हो जाएगा 0। यहाँ पे दोनों में के अक्रॉस सेम पोटेंशियल होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया देन I विल बी इक्वल टू 0 दैट इज 0 डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस लिखेंगे हम यूज़ करेंगे तो ये
करंट 0 एम्पियर ही होगा। सो इसका आंसर होगा कोई भी रेसिस्टेंस के लिए। सो फॉर एनी आर, क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। ईच रेसिस्टर हैज अ रेसिस्टेंस आर। तो फर्स्ट वाला सर्किट जो है इसके लिए पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें इस तरह का नेटवर्क है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये नीचे वाला नेटवर्क को, अभी नीचे वाला रेसिस्टर को हम लोग अभी रहने देते हैं, और ये जो बचा हुआ नेटवर्क है इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्फ़िगरेशन है। और हम जानते हैं कि ये चारों रेसिस्टेंस, पांचों रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम है। ये भी चारों पांचों रेसिस्टेंस आर है। इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। रेशियो ऑफ दीज टू रेसिस्टेंसेज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ दीज टू रेसिस्टेंसेज। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और इसलिए हम इस रेसिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं बेसिकली। तो ये जो रेसिस्टेंस है इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा कि ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों भी सीरीज़ में, और ये दोनों ब्रांच पैरेलल में हो जाएंगे। और जो ये वापस जो थर्ड ब्रांच था, अब इसको भी अगर हम वापस ले आएँ, इसको भी वापस ले आएँ, तो अब तीन ब्रांचेस हो गए, 2R पैरेलल में 2R और ये पैरेलल में R। तो बेसिकली ये इस तरह से हो जाएगा, 2R के पैरेलल में 2R और उसके पैरेलल में R। तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब ये 2R और 2R के पैरेलल, दोनों पैरेलल है, उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R हो जाएगा। तो ये R हो गया, और नीचे वाला पैरेलल ब्रांच इसमें भी R है, तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R/2 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट सर्किट का, ए सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R/2 आ गया। ये दूसरा वाला सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि बेसिकली सिमेट्रिकल ब्रांचेस हैं इसमें। ये जो ब्रांच है, ये और ये दोनों सिमेट्रिकल ब्रांच है। तो यहाँ पे अगर I1 करंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में, तो इस ब्रांच में भी I1 करंट ही फ्लो करेगा, और इधर से यहाँ पे वापस I1 करंट, और इधर से भी वापस I1 करंट ही फ्लो करेगा। तो ये दोनों सिमेट्रिकल ब्रांचेस हो गए। अब यहाँ पे अगर I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे भी I2 करंट फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है। और यहाँ पे भी I2 करंट फ्लो होगा, ये और ये भी सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे भी I2 करंट फ्लो होगा। इसका मतलब हुआ कि जो करंट यहाँ से इधर से जा रहा था, सेम अमाउंट ऑफ करंट इधर आ गया। मतलब ये करंट इस तरह से वापस आ गया, I2 करंट, और इधर से भी सेम करंट इधर से वापस आ गया। मतलब यहाँ पे देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ करंट, क्योंकि यहाँ पे अगर I3 करंट फ्लो होगा, मान लेते हैं यहाँ पे I3 करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे भी I3 करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये दोनों भी सिमेट्रिकल हैं। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इस ब्रांच में जितना फ्लो हो रहा है सेम ये इधर चला जा रहा है। यहाँ से I2 करंट इधर वापस चला गया, यहाँ से I2 करंट इधर चला गया। मतलब इस पॉइंट पे, इस नोड पे किसी तरह का कोई करंट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस ब्रांच, यहाँ पे इस नोड को हम डिसकनेक्ट कर सकते हैं और इसको रिकनेक्ट कर सकते हैं इन दिस वे। इसको ऊपर से कनेक्ट कर दिया, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे I2 यहाँ से आ रहा था, I2 वापस चला गया, और इधर इसको कनेक्ट कर दिया इस तरह से, तो I2 करंट इधर जा रहा था और इधर चला गया, और I3 करंट यहाँ से इधर सीधे चला जाएगा। तो बेसिकली ये तीनों ब्रांचेस अलग अलग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा इसका, तो वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे R 2R, तो ये बेसिकली हो गया 2R और उसके पैरेलल में R, उसके पैरेलल में R, और यहाँ पे R और यहाँ पे भी R। तो ये टॉप वाला ब्रांच हो गया। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा R प्लस R, 2R प्लस इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा R इंटू 2R डिवाइडेड बाय R प्लस 2R। तो ये हो जाएगा 2R प्लस
2/3R, 2/3R, तो ये हो जाएगा 6 + 2 8/3R। तो एक ब्रांच का रेसिस्टेंस आ गया 8/3R। उसी तरह नीचे वाला जो ब्रांच है वो सेम ब्रांच है, तो इसका भी 8/3R आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो स्ट्रेट ब्रांच है इसका 2R आ जाएगा। तो ये आ गया 8/3R। दूसरा वाला आ गया फिर से 8/3R। और तीसरा वाला जो ब्रांच है मिडिल वाला ब्रांच, उसमें 2R। ये तीनों ब्रांचेस जो हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में। तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट हम फाइंड कर सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 / this one R1, so that is 8/8R/3 हो जाएगा। तो 3/8R प्लस 3/8R प्लस 1/2R। और यहाँ से हम इसको ले सकते हैं 8R का कॉमन एलसीएम आ जाएगा 8R, तो ये हो जाएगा 3 + 3 + 4, ये हो गया 10/8R। एंड देयरफॉर R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8R/10 विच कम्स टू बी 4/5R। तो ये फाइनल रेसिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। फाइंड द करंट मेजर्ड बाय द एमीटर इन द सर्किट शोन इन फिगर। तो यहाँ पे एमीटर है, इससे हमें करंट फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पहले फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद बोल सकते हैं कि हम करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। तो हमें इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस सर्किट में हम देख रहे हैं कि बेसिकली क्या है, एक्सियल सिमेट्री है। एक्सियल सिमेट्री का मतलब अगर हम एक एक्सिस लें इस तरह से बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अलोंग ये एक्सिस लें, तो इसके दोनों साइड के जो कंपोनेंट्स होंगे, ये अपर साइड का कंपोनेंट्स हो गया और ये लोअर साइड का कंपोनेंट्स हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, मतलब दोनों बेसिकली सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। और इस तरह के सिमेट्री में क्या होता है, कोई भी पॉइंट ऑन द आइदर साइड दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। जैसे कि ये पॉइंट अगर मैंने लिया यहाँ पे ये पॉइंट, तो उसका जो अपोजिट पॉइंट है ये, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस सर्किट में देयर इज़ नो करंट इन दिस सर्किट। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पूरा सर्किट को, इस कंपोनेंट को हम लोग यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। दिस डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं है हमारा नेटवर्क में। इसको भी डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब जो मेरा सर्किट बन जाएगा, अब ये बन जाएगा 2 पैरेलल ब्रांचेस का सर्किट। तो यहाँ पे 10 ओम 10 ओम 10 ओम 30 ओम एक ब्रांच में है, ऊपर वाला ब्रांच में 30 ओम और नीचे वाला ब्रांच में भी 30 ओम। तो इस तरह से मेरा नेटवर्क आ गया। और हमें पता है कि 30 पैरेलल 30 इसका हो जाएगा 15 ओम। तो ये 15 ओम का रेसिस्टेंस हो गया। ये पूरा जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स था, इसका रेसिस्टेंस 15 ओम आ गया। यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है। तो इस सर्किट में जो करंट होगा दैट विल बी आई, देन आई विल बी इक्वल टू, ये 6 वोल्ट है तो 6 डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस इज 15, और ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। Consider the circuit shown in figure 32-E19A. Find the current in the circuit, the potential drop across the 5 ohm resistor and the potential drop across 10 ohm resistor. Answer the parts A, B, C with reference to figure B. दूसरे वाले फिगर और पहले वाले फिगर में भी हमें करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ohm एंड 10 ohm फाइंड करना है। तो पार्ट ए, मान लेते हैं कि इसमें जो करंट है दैट इज़ I1। तो I1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल EMF इन द लूप, टोटल EMF दैट इज़ 6 वोल्ट यहाँ पे और यहाँ पे 6 वोल्ट। सो माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस प्लस दोनों ऐड हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल इज टोटल EMF विल बी 6 + 12
divided by total resistance. Total resistance is 5 plus 10. So 5 plus 10 and that comes out 18 divided by 15. तो ये जो करंट होगा that will be 6 divided by 5, that is 1.2 एम्पियर। और दूसरे वाले सर्किट के लिए, इस सर्किट में मान लेते हैं ये I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो I2 विल बी इक्वल टू अगेन टोटल EMF हो जाएगा माइनस प्लस 6 वोल्ट, और यहाँ पे भी माइनस प्लस, सो दोनों ऐड हो जाएगा, 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस दैट इज 5 प्लस 10। तो ये फिर से आ जाएगा 1.2 एम्पियर। तो दोनों ही केस में करंट जो आएगा 1.2 एम्पियर आएगा। और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम रेसिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप हमें फाइंड करना है अक्रॉस 5 ओम रेसिस्टर। तो V अक्रॉस 5 ओम विल बी इक्वल टू I इंटू आर। बाय ओम्स लॉ हमें पता है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर जो होता है दैट इज I इंटू आर। तो यहाँ पे I1 है और इंटू 5 ओम है, सो 5 ओम इंटू I1। सो I1 का वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 5, सो दिस कम्स आउट टू बी 6 वोल्ट। और यहाँ पे दूसरे वाले सर्किट में V 5 ओम, ये जो हो जाएगा दैट इज अगेन I2 मल्टीप्लाइड बाय 5 ओम। तो ये हो जाएगा अगेन 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 6 वोल्ट। पार्ट सी में पूछ रहा है अक्रॉस 10 ओम रेसिस्टर, सो I1 मल्टीप्लाइड बाय 10 ओम, और ये 1.2 इंटू 10, तो ये 12 वोल्ट आ जाएगा। और दूसरे वाले सर्किट में भी 10 ओम फाइंड करेंगे, तो ये I2 मल्टीप्लाइड बाय 10 ओम, तो ये 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 ओम दैट इज 12 वोल्ट। सो ये दोनों ही फिगर का सॉल्यूशन है। 12 वायर्स each having equal resistance R are joined to form a cube as shown in figure. Find the equivalent resistance between the diagonally opposite points A and F. तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं A और F, इन दोनों के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है इस नेटवर्क का। इसमें हर एक साइड का जो रेसिस्टेंस है दैट इज़ गिवन एज R। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट ए के अक्रॉस जो नेटवर्क है दैट इज सिमेट्रिकल। ये जो तीनों पाथ्स हैं, ए से चलने वाला तीनों पाथ, A to B, A to D और A to H, ये तीनों पाथ सिमेट्रिकल हैं। इधर से भी देखेंगे F की साइड से भी, तो ये तीनों पाथ्स जो हैं वो सिमेट्रिकल हैं। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं I करंट एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे उतना ही करंट I एग्जिट करेगा। और ये तीनों पाथ चूँकि सिमेट्रिकल हैं, तो इससे अगर I/3 करंट फ्लो कर रहा है, तो इससे भी I/3 और इससे भी I/3 करंट फ्लो करेगा। बेसिकली ये जो I करंट है ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि तीनों पार्ट सिमेट्रिकल हैं। तो I/3 यहाँ पे I/3 और यहाँ पे भी I/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आके D पे आके ये I/3 करंट, ये पाथ और ये पाथ दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा I/6 और यहाँ पे भी I/6। उसी तरह ये यहाँ पे भी I/6 और यहाँ पे भी I/6, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। I/3 वो हाफ में डिवाइड हो जाएगा, I/6 हो जाएगा। और यहाँ से भी जो करंट चलेगा B से, वो भी I/6 और इधर भी I/6 में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे I/6 और इधर से I/6, ये I/3 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों मिलके I/3, और यहाँ पे भी ये I/6 और ये वाला I/6 मिलके I/3, और यहाँ पे भी ये I/6 और ये I/6 मिलके यहाँ पे भी I/3 करंट फ्लो होगा। तो F पे जो करंट पहुँचेगा I/3 इधर से, I/3 इधर से और I/3 इधर से, टोटल I हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द करंट डिस्ट्रीब्यूशन विल हैपन, क्योंकि ये तीनों पाथ सिमेट्रिकल हैं। तो अब A to B अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें, तो यहाँ से कोई भी एक पाथ लेकर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। कोई भी एक आर्बिट्ररी, कोई भी मतलब इसमें से सारे पाथ में से कोई एक पाथ चूज कर सकते हैं।
ए टू एफ। तो वी ए टू एफ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी ए टू बी का पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये हो जाएगा I/3 मल्टीप्लाइड बाय आर। बाय ओम्स लॉ I इंटू आर होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर, तो I/3 इंटू आर। दूसरा वाला में करंट है I/6, तो ये हो जाएगा I/6 मल्टीप्लाइड बाय आर, और यहाँ से यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से यहाँ तक जो ड्रॉप होगा दैट इज I/3 प्लस I/3 इंटू आर, तो ये हो जाएगा आई आर अगर कॉमन लें तो I/3 प्लस I/6 1/6 प्लस 1/3, और ये आई आर और 6 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 5/6, 5/6 इंटू आई आर। तो therefore this can be written as 5/6 R multiplied by I। ये क्या है, टोटल करंट है थ्रू द दिस नेटवर्क। सो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा VAF, इसको हम लोग लिख सकते हैं I मल्टीप्लाइड बाय R इक्विवेलेंट, राइट, क्योंकि VF अगर R इक्विवेलेंट है इसका टोटल रेसिस्टेंस तो इतना ही I इंटू आर इक्विवेलेंट ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 5/6 इंटू आर। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड F। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। तो यहाँ पे अलग अलग नेटवर्क दिए हुए हैं और सबका हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। तो इस फिगर को देखते हैं सबसे पहले, फिगर A, इसमें 2 पॉइंट्स हैं A और B यहाँ पे, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच को हम देखते हैं, तो ये दोनों रेसिस्टेंस इसमें दोनों पैरेलल सॉरी सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी 2R। अब ये 2R का रेसिस्टेंस और ये R का रेसिस्टेंस, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं, तो ये पूरा तीनों का कॉम्बिनेशन जो होगा ये हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा 2R इंटू आर डिवाइडेड बाई 2R प्लस R, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3R। तो यहाँ इस पूरे ब्रांच का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा 2/3R आ जाएगा। अब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2/3R और ये वाला R, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में हो जाएगा R प्लस 2/3R एंड दैट कम्स आउट टू बी 5/3R। तो अब हम ये जो पूरा ब्रांच है, ऊपर वाला ब्रांच यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/3R। तो इसका रेसिस्टेंस आ गया 5/3R। और अब ये वाला जो 5/3R है टोटल रेसिस्टेंस ऊपर का, और ये R, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R है, तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R प्लस 3/5R। 3/5R, ये 5R/3 है, तो 1/this विल बी इक्वल टू 3/5R। और इसको अगर हम लोग एलसीएम लेके ऐड कर दें तो 5R, ये 5 प्लस 3 दैट इज 8/5R, एंड देयरफॉर R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा फर्स्ट फिगर का दैट विल बी 5/8R। तो ये आंसर होगा फर्स्ट फिगर का, या मतलब इस फिगर का 5/8R, ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा वाला जो फिगर है, ये फिगर B, इस फिगर के लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इस नेटवर्क का जो लुक है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया मैंने A, ये जो पॉइंट है A, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बना दिया B। तो और इस पॉइंट का कुछ नाम देते हैं, मान लेते हैं C। तो A और C के बीच में ये वाला जो रेसिस्टर है ये A और C के बीच में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे R, और ये जो पॉइंट है इसको हमने कह दिया C, राइट। अब ये जो रेसिस्टेंस
ये जो रेसिस्टेंस है, दिस इज कनेक्टेड बिटवीन सी एंड बी, बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, तो उसको हमने कनेक्ट कर दिया बिटवीन सी एंड बी, बिटवीन दिस टू सी एंड बी, ये रेसिस्टेंस आर है। ये जो रेसिस्टेंस है ये भी सी और बी के बीच में कनेक्टेड है। बी बेसिकली ये पूरा सर्कल एक पॉइंट है, क्योंकि पूरा सर्कल में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो सारा पॉइंट बेसिकली सेम पॉइंट हो गया बी। तो ये बी और सी के बीच में ये रेसिस्टेंस भी कनेक्टेड है। तो ये दूसरा रेसिस्टेंस हो गया बी और सी के बीच में, और ये जो रेसिस्टेंस है ये भी बी और सी के बीच में कनेक्टेड है। तो ये तीसरा रेसिस्टेंस हो गया बी और सी के बीच में, आर आर आर, ये तीनों पैरेलल में है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, दिस इज आर सीरीज में ये तीनों का पैरेलल, तो आर प्लस आर बाय 3, और ये हो जाएगा 4/3R। तो दूसरे वाला जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलेगा 4/3R। जो थर्ड फिगर है, फिगर सी, इसमें हम देखते हैं कि ये पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है, और ये जो रेसिस्टर्स हैं ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड हैं। तो ये एक ब्रांच हो गया, ये दूसरा ब्रांच हो गया, ये तीसरा ब्रांच, और ये फोर्थ ब्रांच, और ये जो है ये डायगोनल ब्रांच हो गए। और जो रेसिस्टेंस का रेशियो है R/R इक्वल टू R/R, बेसिकली ये बैलेंस्ड ब्रिज है, क्योंकि रेशियो सेम है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। और हम जानते हैं कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में डायगोनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ 0। तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और इसलिए हम इस सर्किट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अगर इसको रिमूव कर दिया तो ये और ये दोनों रेसिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे, और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे, और ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा 2R, R प्लस R 2R पैरेलल 2R, और इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस फिगर। इसमें जो फोर्थ नेटवर्क दिया हुआ है ये, इसमें दोनों पॉइंट्स जो हैं ए और बी, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। यहाँ का मतलब ये पूरा जो सर्कल है ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो ये सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो अगर ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी बी हो जाएगा, और ये पॉइंट भी बी हो जाएगा, ये पॉइंट भी बी हो जाएगा, और ये पॉइंट भी बी हो जाएगा। तो ये सारे रेसिस्टर्स बेसिकली अक्रॉस ए और बी कनेक्टेड है, ये भी ए और बी के अक्रॉस कनेक्टेड है, ये भी ए और बी के अक्रॉस कनेक्टेड है, ये भी ए और बी, और ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो बेसिकली चारों ये पैरेलल हो जाएंगे इस तरह से, R/R ये चारों पैरेलल हो जाएंगे, और इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा दैट इज़ R/4 हो जाएगा। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ फोर्थ नेटवर्क। अब ये फिफ्थ नेटवर्क में आते हैं, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट का नाम सी दे दिया, और ये पॉइंट का नाम डी दे दिया। तो अब इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते हैं इस तरह से, ए और बी यहाँ पे। तो ये जो रेसिस्टर है ये ए और सी से कनेक्टेड है, मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, तो ये ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, और ये जो है ए और डी के बीच में कनेक्टेड है। ये पॉइंट सी कर दिया हमने, और यहाँ पे एक पॉइंट डी डाल देते हैं, तो ए और डी के बीच में ये रेसिस्टर कनेक्टेड है, और सी और डी के बीच में ये रेसिस्टर कनेक्टेड है, तो ये सी और डी के बीच में, और ये डी और बी के बीच में, तो ये यहाँ से डी और बी के बीच में, और ये जो लास्ट वाला रेसिस्टर है ये सी और बी के बीच में कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से यहाँ के इस तरह से कनेक्टेड है। तो ये आर 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 और ये आर। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो रेसिस्टर्स हैं बेसिकली व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्फ़िगरेशन में है, और ये डायगोनल रेसिस्टर है, और यहाँ पे जो रेशियो ऑफ द रेसिस्टर्स है, तो यहाँ पे ये R/R इक्वल टू R/R है। तो बेसिकली ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, और इस केस में हम क्या करते हैं कि ये जो बीच का रेसिस्टर है डायगोनल रेसिस्टर, इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज़ में हो जाएगा और ये दोनों सीरीज़ में हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2R और R ये दोनों सीरीज़ में, तो 2R हो गया, और नीचे वाला ब्रांच में भी 2R, तो ये दोनों पैरेलल में हो गया,
और ये ए और बी, और इस तरह से 2R पैरेलल 2R, 2R पैरेलल 2R, इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा R। तो ये फिफ्थ नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R आ गया। An infinite ladder is constructed with 1 ohm and 2 ohm resistors as shown in figure. Find the effective resistance between the points A and B. Find the current that passes through the 2 ohm resistor nearest to the battery. तो हमें इफेक्टिव रेसिस्टेंस फाइंड करना है इस इनफाइनाइट लैडर का। तो ये बेसिकली यूनिट्स में लगे हुए हैं, 1 ओम 2 ओम का एक यूनिट, 1 ओम 2 ओम दूसरा यूनिट, 1 ओम 2 ओम तीसरा यूनिट, एंड सो ऑन। तो यहाँ से ए और बी पॉइंट के अक्रॉस बेसिकली ये इनफाइनाइट लैडर है। तो अगर हम एक यूनिट यहाँ से निकाल दें और बाकी का ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लैडर ही रहेगा, क्योंकि एक यूनिट निकाल देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ से इधर इनफाइनाइट था तो ये भी इनफाइनाइट ही रहेगा। तो मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो आर है। तो हम लोग लिख सकते हैं आर, ये ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 2 ओम, और हम बोल सकते हैं कि अगर ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेसिस्टेंस अगर आर है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी, इन दोनों पॉइंट के बीच में भी इफेक्टिव रेसिस्टेंस आर ही होगा, क्योंकि ये भी सेम नेटवर्क है, इनफाइनाइट नेटवर्क ही है, राइट। तो आर विल बी इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ, इसका क्या होगा, 1 इन सीरीज, 1 प्लस, और ये दोनों पैरेलल में, सो 2R डिवाइडेड बाय 2 प्लस R। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2R प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस R प्लस 2R। तो यहाँ पे R 2R कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस R माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया R में, देयरफॉर R का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, माइनस B दैट इज 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 विच कम्स आउट टू बी 2 और -1। तो -1 नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग निगेट कर देंगे, ये करेक्ट वैल्यू होगा। तो R का वैल्यू 2 आ जाएगा, R इक्वल टू 2। ये R इक्वल टू 2 ओम आ गया बिकॉज रेसिस्टर है। तो इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा 1 सीरीज में और 2 पैरेलल में, राइट। तो बेसिकली ये 2 ओम आ गया, तो 2 ओम इस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट हम बना सकते हैं। हमें राइट, हमें ए और बी के बीच में मिल गया रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस दैट इज़ 2 ओम। नाउ पार्ट बी में, पार्ट ए का सॉल्यूशन ये था। पार्ट बी में पूछ रहा है फाइंड द करंट दैट पासेस थ्रू द 2 ओम रेसिस्टर नियरेस्ट टू द बैटरी। तो यहाँ पे 6 वोल्ट अप्लाई किया गया है, 6 वोल्ट, और यहाँ पे 2 ओम पैरेलल में है तो 1 ओम हो जाएगा, और ये 1 ओम सीरीज में, तो 2 ओम। I इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, दैट इज 3 एम्पियर। वो यहाँ पे आके दोनों इक्वल रेसिस्टर्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1.5 एम्पियर और यहाँ पे 1.5 एम्पियर। सो देयरफॉर I थ्रू 2 ओम विल बी इक्वल टू 1.5 एम्पियर। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। The EMF psi and the internal resistance R of a battery shown in figure are 4.3 volt and 1 ohm respectively. The external resistance R is 50 ohm. The resistance of the ammeter and voltmeter are 2 ohm and 200 ohm respectively. Find the readings of the 2 meters. Readings of the 2 meters हमें फाइंड करना है, मतलब एमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग हमें फाइंड करना है पार्ट ए में। तो पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं पहले। एक बार इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हो जाएगा,
ये 4.3 वोल्ट का बैटरी और इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम, और इसके साथ कनेक्टेड है ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 50 ओम, और यहाँ पे अगर स्विच लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में हो जाएगा, और इन दोनों के सीरीज में हो जाएगा एमीटर। तो एमीटर का रेसिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है, यहाँ पे 50 ओम है, और ये 200 ओम रेसिस्टेंस है वोल्ट मीटर का। तो आई अगर करंट फ्लो कर रहा है मेन सर्किट में, इस सर्किट में अगर मेन सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है तो सेम करंट विल पास थ्रू द एमीटर। तो आई का वैल्यू हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू टोटल ईएमएफ दैट इज 4.3 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस, जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो जाएगा इस सर्किट का। यहाँ पे ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 1 ओम इंटरनल प्लस 2 ओम मीटर का, प्लस ये दोनों का इक्विवेलेंट दैट इज 50 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 200। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.1 एम्पियर। 0.1 का रीडिंग होगा ऑन द एमीटर। अब वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा, दैट इज द रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर। तो V विल बी इक्वल टू टोटल EMF दैट इज 4.3 वोल्ट डिवाइडेड बाय, ये बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल है 4.3 वोल्ट, उसमें ये जो ड्रॉप है, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है उसको माइनस कर देंगे तो ये ड्रॉप निकल जाएगा। तो 4.3 माइनस आई इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4.3 माइनस 0.3, दैट कम्स आउट टू बी 4.0 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो 4 वोल्ट हो जाएगा, और जो एमीटर का रीडिंग है वो 0.1 एम्पियर हो जाएगा। अब केस बी में है, पार्ट बी में पूछ रहा है द स्विच इज थ्रोन टू अदर साइड। इस स्विच को अगर इस साइड थ्रो किया गया, व्हाट विल बी द रीडिंग्स ऑफ द 2 मीटर्स नाउ। तो यहाँ पे इस स्विच को अगर इस साइड थ्रो कर देंगे तो ये एमीटर जो है कि इनसाइड आ जाएगा, और ये वोल्ट मीटर इन दोनों के पैरेलल में आ जाएगा। तो यहाँ पे सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो कनेक्शन है बेसिकली ये यहाँ पे आ जाएगा, और अब इक्विवेलेंट सर्किट चेंज हो गया तो ये सारी चीज़ें अब चेंज हो जाएंगी। ये कैलकुलेशन हमें फिर से करना पड़ेगा और डिफरेंट सेट। तो मान लेते हैं कि आई करंट फ्लो हो रहा है थ्रू दिस मेन सर्किट। तो इसमें से कुछ करंट जो है कि इस ब्रांच में फ्लो होगा, मान लेते हैं ये I1 है। तो I जो है वो फाइंड करना पड़ेगा हमें सबसे पहले। I इक्वल टू टोटल EMF दैट इज 4.3 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम, और उसके सीरीज में ये इसका इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 50 प्लस 2 52, और उसके पैरेलल में 200, तो 52 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 200। तो ये हो गया आई इन द मेन सर्किट, और आई इस ब्रांच में I1 जो होगा, I1 विल बी इक्वल टू द रेसिस्टेंस इन द अदर ब्रांच दैट इज 200 डिवाइडेड बाय summation of the resistors, so 252 multiplied by I, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 252 मल्टीप्लाइड बाय I का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था 4.3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 52 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 252। तो इसका जो वैल्यू है दिस विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 0.08 एम्पियर। तो ये रीडिंग हो जाएगा एमीटर का। और V जो है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स मीटर का रीडिंग। तो V
विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 4.3 वोल्ट का टोटल ईएमएफ है, और दैट विल बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इसमें कुछ ड्रॉप होगा और इसमें कुछ ड्रॉप होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू resistance of this part, that is 52 into 200 divided by 52 plus 200, ये इस पार्ट का रेसिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस, सो into 4.3 divided by the total resistance, that is 1 plus इस पार्ट का जो रेसिस्टेंस है ये वाला, तो ये हो जाएगा 52 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 52 प्लस 200, और इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 4.2. सो दिस इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड दिस इज द रीडिंग ऑफ एमीटर इन पार्ट बी. A voltmeter of resistance 400 ohm is used to measure the potential difference across the 100 ohm resistor. Potential difference measure करना है across 100 ohm resistor in the circuit shown in figure. What will be the reading of the voltmeter? voltmeter की रीडिंग हमें फाइंड करनी है. यहाँ voltmeter है और इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है 400 ohm. तो ये बेसिकली 400 ओम जो है ये 100 ओम के पैरेलल में कनेक्टेड है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये इसके सीरीज़ में कनेक्टेड है. तो ये जो पोटेंशियल है ईएमएफ ऑफ द बैटरी विल गेट डिवाइडेड इनटू दिस सर्किट इन टू पार्ट्स. कुछ ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा और कुछ ड्रॉप यहाँ पे होगा. तो ये जो ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, दैट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे फाइंड करना है हमें. सो वी विल बी इक्वल टू total EMF divided by total resistance of the circuit. तो total resistance क्या आ जाएगा 200 सीरीज में प्लस ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा. तो ये दोनों पैरेलल में है तो उनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 400 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 400. तो ये टोटल रेसिस्टेंस हो गया सर्किट का मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेसिस्टेंस, और ये हो जाएगा 100 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 400, और इसका वैल्यू आ जाएगा 24 वोल्ट. सो दिस इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इन दिस कॉन्फ़िगरेशन. अब पार्ट बी में बोल रहा है व्हाट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम बिफोर द वोल्ट मीटर वाज कनेक्टेड. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम बिफोर द वोल्ट मीटर वाज कनेक्टेड. तो अगर इस वोल्ट मीटर को हमने कनेक्ट नहीं किया होता यहाँ पे, तो इस सर्किट ये सर्किट यहाँ पे सिर्फ ये रह जाता ये ब्रांच. तो बिफोर कनेक्टिंग पार्ट बी का, ये पार्ट ए का सॉल्यूशन था, पार्ट बी का बिफोर कनेक्टिंग जो सर्किट होगा सिर्फ 84 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे 100 ओम और यहाँ पे 200 ओम, 100 ओम और 200 ओम. तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा अक्रॉस द 100 ओम रसिस्टर, मान लेते हैं ये V है, तो V विल बी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल दैट इज टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस. तो टोटल रेसिस्टेंस इस सर्किट में कितना हो जाएगा 100 प्लस 200, 100 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये हो जाएगा 28 वोल्ट. द वोल्ट मीटर shown in figure reads 18 volt across the 50 ohm resistor. Find the resistance of the voltmeter. वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस हमें फाइंड करना है. तो इसका रीडिंग जो है ये 18 वोल्ट दिया हुआ है. इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, दिस इज 18 वोल्ट. और टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी है 30 वोल्ट. तो ये 30 वोल्ट का जो ड्रॉप है ये पूरे सर्किट में होगा, और यहाँ पे हमें पता है 18 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है. तो इसका मतलब हुआ कि इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा दिस इज 12 वोल्ट. 24 ओम के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा 12 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे 18 है.
तो इसके थ्रू जो करंट होगा आई मान लेते हैं इस करंट को। तो आई का वैल्यू हो जाएगा आई इज इक्वल टू, हमें पता है बाय ओम्स लॉ, पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस दैट इज 24। तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो इस ब्रांच में मेन ब्रांच में करंट हो जाएगा 0.5 एम्पियर। अब उसमें से कुछ करंट इधर फ्लो कर जाएगा और कुछ करंट, बाकी करंट इधर फ्लो कर जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है बाय थ्रू 50 ओम, वो फाइंड कर सकते हैं I1 मान लेते हैं इसको। तो I1 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। पोटेंशियल यहाँ पे कितना है 18 वोल्ट है और रेसिस्टेंस कितना है 50 ओम है। तो ये हो जाएगा 0.36 एम्पियर। एंड देयरफॉर ये जो करंट है I2, तो देयरफॉर I2 विल बी इक्वल टू I माइनस I1। तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.36 एम्पियर और ये हो गया 0.14 एम्पियर। तो अब इस ब्रांच में हमें करंट का वैल्यू पता है और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप भी पता है। देयरफॉर R ऑफ वोल्ट मीटर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वोल्ट मीटर डिवाइडेड बाय करंट थ्रू द वोल्ट मीटर। तो ये हो जाएगा करंट थ्रू द वोल्ट मीटर हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया। यहाँ पे I2 हमने यूज़ किया है, इसको IV बोल देते हैं, IV। तो ये IV और पोटेंशियल ड्रॉप हमें पता है 18 वोल्ट। IV हमने अभी फाइंड किया 0.14 एम्पियर। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 130 ओम। तो दिस इज द फाइनल आंसर। A voltmeter consists of 25 ohm coil connected in series with 575 ohm resistor. The coil takes 10 milliampere for full scale deflection. What maximum potential difference can be measured on this voltmeter? तो एक वोल्टमीटर है जिसका कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे 10 मिली एम्पियर पे हो जाता है। तो फुल डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि अगर हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा, दिस इज द पॉइंटर, और ये जो रीडिंग होगा दिस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये जिसका इसका डिफ्लेक्शन जो होता है प्रोपोर्शनल टू करंट, यहाँ पे मार्किंग इस तरह से होगी और जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा वो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा इधर। तो 10 मिली एम्पियर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है, मान लेते हैं ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। तो अगर हम इससे ज़्यादा करंट को इंक्रीज़ करें तो ये मेज़र नहीं कर सकता क्योंकि इससे ज़्यादा डिफ्लेक्ट अब कर ही नहीं सकता है ये। तो मतलब करंट का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 10 मिली एम्पियर ही हो सकता है। सो यहाँ पे कॉइल जो है, ये कॉइल है 25 ओम का कॉइल है और उसके सीरीज़ में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है दैट इज़ 575 ओम का। और यहाँ पे वोल्ट मीटर का टर्मिनल्स है। तो हम जानते हैं कि इससे जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा दैट इज़ 10 मिली एम्पियर मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वोल्टेज है V मैक्स, इसका जो वैल्यू हो जाएगा V मैक्स विल बी इक्वल टू I मैक्स मल्टीप्लाइड बाय द रेसिस्टेंस इन द सर्किट। तो रेसिस्टेंस कितना है सर्किट में 25 ओम प्लस 25 प्लस 575, ये हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 600। सो दिस कम्स आउट टू बी 6 वोल्ट। सो दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज जिससे कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा इससे ज़्यादा और ये मेजर नहीं कर सकता है। An ammeter is to be constructed which can read currents up to 2 ampere if the coil has a resistance of 25 ohm and takes 1 milliampere for full scale deflection. What should be the resistance of the shunt used? तो हमारे पास जो कॉइल है उसका रेसिस्टेंस है 25 ओम और इससे मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है 1 मिली एम्पियर अप टू मेजरेबल रेंज। इससे ज़्यादा करंट अगर फ्लो करेगा तो ये मेजर नहीं कर सकता है। तो बट हमें जो एमीटर बनाना है दैट शुड बी एबल टू मेजर अप टू 2 एम्पियर ऑफ करंट। तो यहाँ से 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा और बाकी का जो करंट है
that should flow through a parallel branch. तो यहाँ से 1 मिली एम्पियर और इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होना चाहिए दैट शुड बी रेस्ट ऑफ द करंट दैट इज 199 मिली एम्पियर। और मान लेते हैं ये जो रेसिस्टेंस है शंट का रेसिस्टेंस दैट इज RS, तो इधर से 1 मिली एम्पियर और इधर से रेस्ट ऑफ द करंट फ्लो हो रहा है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्यों, इस सर्किट से भी और इस सर्किट से भी। तो हम लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर multiplied by 25 ohm, this is the potential drop across this branch, और सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस ब्रांच के अक्रॉस भी, दैट विल बी इक्वल टू 1999 मिली एम्पियर multiplied by RS. Therefore RS will be equal to 25 divided by 1999, which is approximately 25 divided by 2000 ohm, और इसका वैल्यू आ जाएगा 12.5 मिली ohm. So this is the resistance, shunt resistance, which has to be connected parallel to this coil. A voltmeter coil has a resistance 50 ohm and a resistor of 1.15 kilo ohm is connected in series. It can read potential difference up to 12 volts. If this same coil is used to construct an ammeter which can measure up currents up to 2 ampere, what should be the resistance of the shunt used? Resistance of the shunt हमें फाइंड करना है। तो जब वोल्ट मीटर की तरह से यूज़ किया जा रहा है तो मान लेते हैं ये कॉइल है और ये सीरीज़ में एक रेसिस्टेंस है। कॉइल का रेसिस्टेंस 50 ओम और यहाँ पे 1.15 किलो ओम, मतलब 1150 ओम का रेसिस्टेंस सीरीज़ में लगा हुआ है, और इसके अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है दैट कैन बी 12 वोल्ट्स। 12 वोल्ट्स तक ये मेज़र कर सकता है मैक्सिमम। इसका मतलब हुआ कि 12 वोल्ट से ज़्यादा अगर अप्लाई करें तो ये मेज़र नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे पहुंच चुका है, तो उससे ज़्यादा वो मेज़र नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे उस सिचुएशन में हम आई मैक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो आई मैक्स होगा थ्रू द गैल्वेनोमीटर फॉर फुल डिफ्लेक्शन। आई मैक्स हो जाएगा 12 वोल्ट टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस। तो इस सर्किट में जो रेसिस्टेंस है दैट इज 1150 प्लस 50, सो 50 प्लस 1150, और ये हो जाएगा 0.01 एम्पियर। तो इतना मैक्सिमम करंट जो है ये फ्लो कर सकता है इस कॉइल से। अब इसी कॉइल को, सेम कॉइल से हमें क्या करना है, एक एमीटर बनाना है। तो ये 50 ओम का रेसिस्टेंस है और इससे मैक्सिमम करंट हमें पता है दैट इज आई मैक्स, और इसे बेसिकली 2 एम्पियर का करंट हमें मेज़र करना है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि 2 एम्पियर का करंट मेन सर्किट में फ्लो होना चाहिए। तो जो रेस्ट ऑफ द करंट है, रेस्ट ऑफ द करंट किसी और रेसिस्टर से पास करना होगा हमें। तो आई मैक्स का वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड किया 0.01 एम्पियर, तो ये है 0.01 एम्पियर इसके थ्रू पास हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द करंट होगा दैट इज 1.99, इतना एम्पियर का करंट इससे पास होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये RS है, रेसिस्टेंस ऑफ द शंट। तो ये जो 2 एम्पियर है मेन सर्किट में, ये डिवाइड हो जा रहा है 0.01 और 1.99 एम्पियर में। तो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के अक्रॉस, हमें पता है कि दोनों के बीच अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 0.01 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 50 ओम, जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, और उसी तरह इसके अक्रॉस so 1.99 multiplied by RS, and therefore RS will be equal to 0.01 multiplied by 50 and divided by 1.99। तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 199,
which is approximately 0.251 ओम। तो ये 0.251 ओम आ जाएगा शंट का रेसिस्टेंस। द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी is shown in figure is 40 centimeter long. Where should the free end of the galvanometer be connected on the AB so that galvanometer say may show zero deflection? तो हमें फाइंड करना है where should the free end of the galvanometer be connected। तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन होने के लिए यहाँ पे जो करंट होगा थ्रू द गैल्वेनोमीटर दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। और करंट जीरो होने के लिए यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे भी उतना ही पोटेंशियल होना चाहिए। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर देन देयर इज नो करंट थ्रू इट एंड देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन। तो बेसिकली पोटेंशियल सेम होना चाहिए। और हम जानते हैं कि ये अभी व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, वो भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस का रेशियो जो होगा दैट शुड बी सेम। तो 8 डिवाइडेड बाय 12 शुड बी इक्वल टू, मान लेते हैं ये पॉइंट डी है, तो आर ए डी डिवाइडेड बाय आर ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ डी बी। और रेसिस्टेंस ऑफ ए डी को हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू लेंथ एल ऑफ ए डी divided by cross section area that is A divided by rho into length of dB divided by cross section area। अब यहाँ पे रो और रो से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बेसिकली आ जाएगा लेंथ ऑफ ए डी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ डी बी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2/3 आ जाएगा, 2/3, और राइट हैंड साइड में एल ए डी और नीचे एल डी बी को हम लोग लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर माइनस एल ए डी। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 40 माइनस 2 एल ए डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स लेंथ ऑफ ए डी एंड देयरफॉर एल ए डी विल बी इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 5 विच कम्स आउट टू बी 16 सेंटीमीटर। सो ए डी का जो लेंथ है दैट शुड बी 16 सेंटीमीटर। सो ए से 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट गैल्वेनोमीटर को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी सोन इन फिगर इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। व्हेन ए डी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर नो डिफ्लेक्शन अकर्स इन द गैल्वेनोमीटर। फाइंड आर का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देर इज़ नो डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, नो डिफ्लेक्शन। और नो डिफ्लेक्शन का हमें मतलब पता है कि नो करंट। और बेसिकली ये जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ से हम जानते हैं कि रेशियो ऑफ रेसिस्टेंसेस, सो आर to 6, R divided by 6 equal to ratio of resistance of dB to resistance of AD। तो R dB divided by R of AD हो जाएगा। और R dB को हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू लेंथ ऑफ dB divided by cross section area and divided by resistance of AD that is rho into L of AD divided by cross section area। और यहाँ पे रो A cancel out हो जाएगा and therefore R divided by 6 will be equal to length of dB। length of dB is 20 सेंटीमीटर, क्योंकि AB 50 है, AD 30 है, तो dB 20 हो जाएगा, 20 divided by 30 and therefore R will be equal to 2/3 multiplied by 6। तो ये हो जाएगा 4 ohm। This is the final answer। A 6 volt battery of negligible internal resistance, 6 volt battery of negligible internal resistance is connected across a uniform wire AB of length 100 centimeter
The positive terminal of another battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is joined to point A as shown in figure. Take the potential at B to be 0. B to be 0. What are the potentials at points A and C? Potentials at point A and C. At which point D of the wire AB, the potential is equal to potential at C. If the points C and D are connected by a wire, what will be the current through it? If the 4 volt battery is replaced by 7.5 volt battery, what should be the answers for part A and B? तो यहाँ पे ये 6 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है और ए बी वायर के अक्रॉस कनेक्टेड है, और ए बी वायर का जो लेंथ दिया हुआ है दैट इज़ 100 सेंटीमीटर. तो हमें पार्ट ए में ये बेसिकली 4 वोल्ट का बैटरी एक दूसरा बैटरी है जिसका कि रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है. दिस इज कनेक्टेड एट पॉइंट ए. तो हमें पोटेंशियल्स फाइंड करना है. व्हाट आर द पोटेंशियल्स एट पॉइंट ए एंड पॉइंट सी. तो पॉइंट ए और पॉइंट सी पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है. तो मान लेते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल है 0 वोल्ट. ये एक्चुअली दिया हुआ है, गिवन एट बी इज़ 0 वोल्ट. तो यहाँ पे ये बैटरी है, बैटरी में नेगेटिव पॉजिटिव. यहाँ पे 6 वोल्ट का ईएमएफ है, तो ये 6 वोल्ट गेन होगा. इस साइड अगर हम आएंगे तो ए का पोटेंशियल हो जाएगा 6 वोल्ट. पॉइंट ए का पोटेंशियल 6 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी पोटेंशियल 6 वोल्ट रहेगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है. तो इस साइड अगर हम आएंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है. तो 6 माइनस 4 दैट इज़ 2 वोल्ट एट दिस पॉइंट. और ये रेसिस्टर है, इसके अगर इस पार आएंगे तो देयर शुड बी सम पोटेंशियल ड्रॉप, बट यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बिकॉज रेसिस्टर में जो करंट पोटेंशियल ड्रॉप होता है दैट इज़ आई इंटू आर. आई 0 है तो आई इंटू आर भी 0 हो जाएगा. तो देयर इज़ नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेसिस्टर. तो पॉइंट सी का भी पोटेंशियल हो जाएगा सेम एज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, दैट विल बी 2 वोल्ट. तो ए का आंसर आ जाएगा potential at A will be equal to 6 volt and potential at C is equal to 2 volt. So this is the answer for part A. Part B में पूछ रहा है at which point D of the wire AB the potential is equal to the potential at C. तो पोटेंशियल एट सी हमने फाइंड किया 2 वोल्ट, तो यहाँ का भी पोटेंशियल होना चाहिए 2 वोल्ट. तो डी का हमें फाइंड करना है कि ये डी पॉइंट कहाँ पे है. तो हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो दिस इज एक्चुअली रेसिस्टर. ए बी वायर इज अ रेसिस्टर, और यहाँ पे पार्ट बी में पोटेंशियल एट डी विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट. तो ये बेसिकली होना चाहिए आई इंटू आर, आई इंटू length of this dB, I into rho into L of dB divided by cross section area. This is I into R should be equal to 2 volt. और I का वैल्यू क्या हो जाएगा? I का वैल्यू हो जाएगा टोटल EMF फ्रॉम A to B. A to B क्या EMF है? 0 to 6 volt, that is 6 volt. So total EMF divided by resistance of AB. Resistance of AB क्या हो जाएगा? Rho into length of AB divided by cross section area, or multiplied by this rho into length of DB divided by cross section area, that should be equal to 2 volt. तो यहाँ पे rho और A कैंसिल आउट हो जाएगा. तो दिस इज बेसिकली length of dB equal to 6 times length of dB equal to 2 times length of AB. और length of AB हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर. सो 2 into 100 and therefore length of DB will be equal to 200 divided by 6.
So this is going to 100 by 3, 33.3 सेंटीमीटर। तो बेसिकली पार्ट बी में पूछ रहा है कि एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी, तो ए डी का जो लेंथ हो जाएगा, ए डी, लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू 66.6 सेंटीमीटर। तो डी बी का लेंथ हमने फाइंड कर लिया और ए डी का ए बी माइनस डी बी हो जाएगा, दैट इज 66.6 सेंटीमीटर। तो ये पार्ट बी का आंसर आ गया। ना पार्ट सी में पूछ रहा है इफ़ द पॉइंट सी एंड डी आर कनेक्टेड बाय अ वायर। पार्ट सी में क्या बोल रहा है, पॉइंट सी एंड डी आर कनेक्टेड बाय अ वायर, तो देन व्हाट विल द करंट थ्रू इट, इसके थ्रू कितना करंट होगा। अब हमने देखा कि ये जो पॉइंट है दिस इज 2 वोल्ट और यहाँ पे भी पोटेंशियल 2 वोल्ट है। तो अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है देन देयर इज नो करंट, पोटेंशियल डिफरेंस वी DC divided by resistance R, so this is going to be 0 divided by R, which is equal to 0 ampere, so there will be no flow of current। अब पार्ट डी में पूछ रहा है if the 4 volt battery is replaced by 7.5 volt battery, what would be the answer for parts A and B। तो बेसिकली ये 6 वोल्ट का बैटरी है, तो यहाँ पे 6 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। और अगर यहाँ पे 7.5 का बैटरी हम लगाते 4 के बदले, तो यहाँ पे कितना हो जाता, 6 माइनस 7.5 विच इज़ माइनस 1.5, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाता माइनस 1.5 वोल्ट। अब इस वायर में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिसका कि पोटेंशियल माइनस 1.5 होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेके 6 वोल्ट तक पोटेंशियल है। 0 वोल्ट इस एंड का पोटेंशियल है और 6 वोल्ट इस एंड का पोटेंशियल है। तो बाकी जो भी पॉइंट होगा इसके बीच में, तो इन दोनों के बीच में ही पोटेंशियल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि पार्ट डी में पार्ट ए का आंसर और पार्ट बी का आंसर क्या होगा कि पोटेंशियल ऑफ ए जो है वो तो 6 वोल्ट ही रहेगा, और पोटेंशियल ऑफ सी ये हो जाएगा माइनस 1.5 वोल्ट, माइनस 1.5 वोल्ट। और पार्ट बी में पूछा था एट विच पॉइंट डी, तो डी कोई पॉइंट ऐसा हम फाइंड नहीं कर सकते। सो नो सच पॉइंट, इसका आंसर आ जाएगा नो सच पॉइंट ऑन ए बी। कंसीडर द पोटेंशियोमीटर सर्किट अरेंज्ड इन द फिगर। द पोटेंशियोमीटर वायर इज 600 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट what distance from the point A should the jockey touch the wire to get zero deflection in the galvanometer। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में हमें 0 डिफ्लेक्शन चाहिए और उसके लिए कौन सा पॉइंट पे हमें कनेक्ट करना है जॉकी को, वो हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे जाई का बैटरी लगा हुआ है, जाई EMF का। तो ये जो पोटेंशियल है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू दिस सर्किट। तो यहाँ 15R का रेसिस्टेंस है और यहाँ R का, टोटल रेसिस्टेंस 16R हो गया। अब यहाँ पे जाई बाई 2 पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी का, तो जाई बाई 2 जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ पे अगर कनेक्ट करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल दोनों पॉइंट का सेम हो जाएगा। तो बेसिकली मान लेते हैं ये पॉइंट है जहाँ पे जाई बाई 2 पोटेंशियल है और यहाँ पे भी जाई बाई 2 पोटेंशियल है, तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों का अगर कनेक्ट करेंगे तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये पोटेंशियल जाई बाई 2 कहाँ पे होगा, तो दोनों के तरफ सेम रेसिस्टेंस होना चाहिए, लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड में। तो टोटल रेसिस्टेंस 16R है, तो सेम के लिए 8R होना चाहिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी 8R होना चाहिए। तो यहाँ पे R है तो इधर 7R हो जाएगा। तो टोटल ये 15R है, तो मतलब 8 और 7 के बीच में ये लेफ्ट एंड राइट में 8 एंड 7 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि 15R टोटल रेसिस्टेंस है इस वायर का,
15R corresponds to length of 600 सेंटीमीटर। टोटल जो 600 सेंटीमीटर है उसका रेसिस्टेंस कितना है, 15R है। देयरफॉर R corresponds to 600 divided by 15 and that is 40 सेंटीमीटर। तो जो 40 सेंटीमीटर का लेंथ है वायर का, दैट करस्पॉन्ड्स टू 1R एंड देयरफॉर 8R चाहिए हमें, तो 8R करस्पॉन्ड्स टू 8 इंटू 40 दैट इज 320 सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली ए से 320 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल इसका और इसका सेम हो जाएगा। तो अब सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट ए। पार्ट बी में बोल रहा है इफ़ द जॉकी टचेस द वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 560 सेंटीमीटर फ्रॉम ए व्हाट विल बी द करंट इन द गैल्वेनोमीटर। करंट इन द गैल्वेनोमीटर हमें फाइंड करना है अगर ये जॉकी 560 सेंटीमीटर पे टच कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि रेसिस्टेंस फाइंड कर लेंगे कि मान लेते हैं ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट विच इज़ एट 560 सेंटीमीटर। तो इसका रेसिस्टेंस फाइंड कर लेंगे हम। तो 560 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाइड बाय 40 सेंटीमीटर। हमें पता है कि 40 सेंटीमीटर का जो रेसिस्टेंस है दैट इज़ R। तो 40 सेंटीमीटर की जगह हम ले सकते हैं, सो दैट्स दिस इज इक्विवेलेंट टू 14 मल्टीप्लाइड बाय R। तो 14R का रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो जाएगा ये डिस्टेंस। सो दिस इज 14R और ऑटोमेटिकली ये जो राइट हैंड साइड में थोड़ा बचा हुआ है दिस इज R, क्योंकि टोटल रेसिस्टेंस 15R है। तो इधर 14R और इधर R हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया हमने। अब इस ब्रांच में जो करंट होगा दैट विल बी द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, वही हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो x वोल्ट है। इस पॉइंट का पोटेंशियल x वोल्ट है। तो इस पॉइंट पे हम किरचॉफ्स जंक्शन लॉ अप्लाई करेंगे। तो टोटल आउटगोइंग करंट जो होगा वो 0 होगा। तो इस सर्किट में जो करंट जा रहा है वो फाइंड करेंगे x माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे माइनस जाए बाई 2 हो जाएगा। इस पॉइंट पे माइनस जाए क्योंकि यहाँ पे जाए का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा ये हो जाएगा माइनस जाए बाई 2। यहाँ पे भी ड्रॉप हो रहा है लेकिन ड्रॉप कितना हो रहा है, जाए बाई 2 का ड्रॉप हो रहा है। तो इस ब्रांच में जो करंट होगा दैट इज x माइनस जाए, यहाँ का पोटेंशियल माइनस जाए, तो डिवाइडेड बाय द रेसिस्टेंस इन दिस ब्रांच दैट इज 2R प्लस इस ब्रांच में जो करंट होगा x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 14R प्लस इस ब्रांच में जो करंट होगा दैट इज x माइनस जाए बाय 2 डिवाइडेड बाय R दैट विल सम अप टू 0। यहाँ पे R कैंसिल हो जाएगा। तो इसे हम ले सकते हैं x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x डिवाइडेड बाय 14 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 और यहाँ पे जाए बाय 2 और यहाँ पे भी जाए बाय 2। तो जाए बाय 2 1 जाए हो जाएगा एंड उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस जाए हो जाएगा एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 22 जाए, that means 7 by 11 जाए, 7 by 11 जाए। तो x का वैल्यू आ गया and now we can find the current through the galvanometer, I through galvanometer, that will be x minus जाए by 2 divided by r, ये हो जाएगा जाए by 2 माइनस x का वैल्यू कितना है माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस था, ये माइनस 7 जाए बाई 11 डिवाइडेड बाय r और ये यहाँ पे अगर हम जाए डिवाइडेड बाय r कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 7/11। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 14, सो माइनस 3
जाई डिवाइडेड बाय 22R, ये आ जाएगा करंट का वैल्यू। बट हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए क्योंकि करंट का डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ आई विल बी इक्वल टू 3 जाई डिवाइडेड बाय 22R. So this is the current through the galvanometer. Find the charge on the capacitor. Charge on the capacitor shown in figure. तो ये कैपेसिटर है, यहाँ पे हमें चार्ज फाइंड करना है। तो हमें पता है चार्ज जो होता है Q इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई वी होता है। तो सी हमें पता है, वी फाइंड करना है। तो इसके अक्रॉस वी जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस, वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा। अब यहाँ पे इस सर्किट में हम जानते हैं कि स्टीडी स्टेट में इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं करता है। तो जो भी करंट फ्लो करेगा इस ब्रांच में, इस तरह से सर्किट इस ब्रांच में करंट फ्लो करेगा। तो ये जो बैटरी का पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल ये रेसिस्टर में डिवाइड हो जाएगा। कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है अक्रॉस 10 ओम, ये हो जाएगा टोटल EMF दैट इज 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट दैट इज 10 plus 20 multiplied by the resistance across which we want to find the potential drop, so that is 10. तो ये हो जाएगा 2 divided by 3 volt. तो potential difference across the capacitor आ गया 2 by 3 volt. Therefore Q is equal to C into V. तो 6 microfarad, 6 into 10 to the power 6 multiplied by 2 by 3 volt. तो ये आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम। सो दिस इज द फाइनल आंसर। फाइंड द करंट इन द 20 ओम रेसिस्टर शोन इन फिगर। पार्ट बी में पूछ रहा है, इफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड जॉइंड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द स्टेडी स्टेट। तो सबसे पहले पार्ट ए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके थ्रू हमें करंट फाइंड करना है थ्रू द 20 ओम रेसिस्टर। तो मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल है 0 वोल्ट, तो यहाँ पे माइनस प्लस गेन हो रहा है 5 वोल्ट का। तो इस पॉइंट पे 5 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी 5 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा। और यहाँ पे मान लेते हैं, इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि x वोल्ट है पोटेंशियल। तो पॉइंट ए पे हम किरचॉफ्स जंक्शन लॉ यूज़ करेंगे। तो इस पॉइंट से पे जो टोटल करंट है, समेशन ऑफ ऑल द करंट्स विल बी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट करंट इस ब्रांच में देख लेते हैं, इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है। सो दैट इज x माइनस 5 द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस 10 प्लस x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10, जो ये दूसरा वाला ब्रांच है, इसमें करंट प्लस x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 20, और ये टोटल करंट हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 10 टाइम ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस x बाई 2 दैट इज 2.5x विल बी इक्वल टू 5 प्लस 5 दैट इज 10। तो राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा 10, एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2.5 दैट मीन्स 4 वोल्ट। तो x का वैल्यू आ गया 4 वोल्ट। तो देयरफॉर करंट थ्रू 20 ओम रेसिस्टर विल बी इक्वल टू, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 4 माइनस 0 यहाँ का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस इन दैट ब्रांच दैट इज 20। तो ये हो जाएगा 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। अब पार्ट बी में पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे हम एक इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, अगर इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस हम एक इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस अगर हम एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दें विच इज ऑफ 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, 4 माइक्रोफैराड। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी। तो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है दैट इज गिवन बाय हाफ c इंटू वी स्क्वायर। सो दैट विल बी हाफ इंटू c का वैल्यू दिया हुआ है
4 माइक्रोफेराड, 4 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर। वी जो हमने देखा अभी ये 4 वोल्ट था यहाँ पे और यहाँ पे 0 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 आ जाएगा, तो 4 स्क्वायर, एंड दिस कम्स आउट टू बी 32 माइक्रोजूल। So this is the final answer for part B. Find the charges on the 4 capacitors of the capacitances 1 microfarad, 2 microfarad, 3 microfarad and 4 microfarad as shown in figure. तो हमें पता है कि जो Q है चार्ज ऑन अ कैपेसिटर Q दैट इज इक्वल टू C इंटू V। तो C हमें हर एक कैपेसिटर का दिया हुआ है, अब हमें V फाइंड करना है हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस। तो यहाँ पे ये 6 वोल्ट की बैटरी है विच इज़ कनेक्टेड टू दिस 2 ब्रांचेस। बेसिकली इस ब्रांच में कैपेसिटर के अक्रॉस कोई करंट पास नहीं होगा, सो देयर विल बी नो करंट इन दिस ब्रांच, और इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं होगा। तो बेसिकली ये 2 ब्रांचेस हैं, एक ये ब्रांच हो गया और एक दूसरा ये ब्रांच हो गया, कनेक्टेड अक्रॉस दिस बैटरी। तो अगर यहाँ पे 0 वोल्ट का पोटेंशियल है तो यहाँ पे 6 वोल्ट का पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी 6 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट और यहाँ पे भी 0 वोल्ट। तो ये जो 6 वोल्ट का पोटेंशियल है ये इन दोनों रेसिस्टर के अक्रॉस ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 2 है तो 1:2 के रेशियो में ये पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 2 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 4 वोल्ट। यहाँ पे 1:2 का रेशियो में होगा, 6 जो वोल्ट है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 1:2 रेशियो। सो यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट। अब यहाँ पे दोनों इक्वल रेसिस्टर्स हैं तो ये 6 वोल्ट इक्वल पोटेंशियल में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस 3 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 3 वोल्ट। अब ये जो 3 वोल्ट है इन दोनों पॉइंट के बीच में, सॉरी यहाँ पे 2 वोल्ट है इसके अक्रॉस, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल हो जाएगा दैट इज़ 2 वोल्ट। तो ये सेम पोटेंशियल यहाँ पे आ जाएगा और इसका जो सेम पोटेंशियल यहाँ पे आ जाएगा 4 वोल्ट, यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल दैट इज़ 3 वोल्ट, और यहाँ पे भी इसका जो सेम पोटेंशियल है वो सेम आ जाएगा 3 वोल्ट। तो अक्रॉस 1 माइक्रोफेराड ये वाला जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो Q1 हो जाएगा ये हो जाएगा C1 इंटू V1। तो C1 कितना है 1 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाइड बाय 2 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम अक्रॉस 2 माइक्रोफेराड जो होगा दैट इज Q2, ये हो जाएगा C2 इंटू V2। सो C2 क्या है 2 माइक्रोफेराड है मल्टीप्लाइड बाय V2 दैट इज 4 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम। और अक्रॉस 3 माइक्रोफेराड के अक्रॉस Q3 जो हो जाएगा दैट विल बी 3 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाइड बाय 3 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम का चार्ज। और अक्रॉस 4 माइक्रोफेराड Q4 will be equal to 4 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाइड बाय 3 वोल्ट, ये हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम। So this is the charges on the different capacitors. Find the potential difference between the points A and B and between the points B and C of figure in steady state. तो steady state में हमें फाइंड करना है, और steady state में हम जानते हैं कि कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करता है। तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इस ब्रांच में भी करंट फ्लो नहीं करेगा, और इस ब्रांच में भी करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब यहाँ से बेसिकली कोई करंट फ्लो नहीं होगा, बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने 0 अस्यूम कर लिया तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0 होगा, और यहाँ पे माइनस प्लस पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे 100 वोल्ट का पोटेंशियल और यहाँ पे भी 100 वोल्ट का पोटेंशियल हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे भी कोई ड्रॉप नहीं हो रहा था, इधर 100 वोल्ट इधर 0 वोल्ट। और मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल x वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस जो चार्ज होगा, यहाँ पे मान लेते हैं Q1 दैट विल बी इक्वल टू C इंटू वी। तो यहाँ पे 1 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज x। और यहाँ पे भी Q1 ही होगा, क्योंकि दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है और सेम कैपेसिटी भी है दोनों कैपेसिटर का, तो यहाँ पे भी Q1 ही होगा। तो यहाँ पे बेसिकली 2Q1, इन दोनों कैपेसिटर में 2Q1 हो जाएगा, क्योंकि सेम चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे भी Q1 और यहाँ पे भी Q1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम कैपेसिटेंस का है और दोनों के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यहाँ x और यहाँ 100 वोल्ट है। तो ये बेसिकली सेम चार्जेस हो जाएगा सारे कैपेसिटर्स में। तो अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो इस ब्रांच में तो ये हो जाएगा 0 प्लस x that is Q1 डिवाइडेड बाय C1, और C1 है 1 माइक्रोफेराड प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफेराड एंड दैट विल बी इक्वल टू 100 वोल्ट। यहाँ पे 100 वोल्ट का पोटेंशियल, तो यहाँ पे ये हो जाएगा Q1 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 100 into 1 माइक्रोफेराड, एंड देयरफॉर Q1 विल बी, ये 100 वोल्ट इंटू 1 माइक्रोफेराड, तो ये हो जाएगा Q1 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 वोल्ट इंटू 1 माइक्रोफेराड, दैट इज 100 माइक्रोकूलम। तो ये बेसिकली हो जाएगा 75 माइक्रोकूलम। तो Q1 का वैल्यू हमें मिल गया 75 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी सेम Q1 है। देयरफॉर V अक्रॉस 3 माइक्रोफेराड विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C। यहाँ पे Q1 चार्ज है डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस दैट इज 3 माइक्रोफेराड। तो ये हो जाएगा 75 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफेराड, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 25 वोल्ट। तो ये आंसर आ गया बिटवीन A एंड B। दिस इज V बिटवीन A एंड B। और उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर अक्रॉस 1 माइक्रोफेराड across this one, or this one we can write B and C will be equal to 75, that is Q1 डिवाइडेड बाय 1 माइक्रोफेराड, क्योंकि इसका वैल्यू 1 माइक्रोफेराड है, और Q1 का वैल्यू 75 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 1 माइक्रोफेराड, और ये हो जाएगा 75। सो दिस इज द आंसर फॉर पोटेंशियल बिटवीन B and C. A capacitance C, a resistor R, and an EMF Xi are connected in series at t equal to 0. What is the maximum value of the potential difference across the resistor? तो पार्ट ए पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से दिया हुआ है, एक EMF का सोर्स है Xi, इसको एक रेसिस्टर और से कनेक्ट किया गया है एक कैपेसिटर से, और t इक्वल टू 0 इस सर्किट को क्लोज किया जाता है t इक्वल टू 0। तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं R है, ये C है, इस पे चार्ज Q है, और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे करंट इज I। तो पार्ट ए में पूछ रहा है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। तो अगर लूप लॉ हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो Xi इज इक्वल टू VR प्लस VC।
तो वी आर इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर एंड वी सी इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। तो वी आर मैक्स कब होगा, जब वी सी मिनिमम होगा। वी सी मिनिमम कब होगा, जब यहाँ पे चार्ज जीरो होगा। तो इनिशियली टी इक्वल टू जीरो, ये चार्ज यहाँ पे जीरो था, उस समय वी आर मैक्स मिलेगा। सो वी आर मैक्स, देयरफॉर वी आर मैक्स जो होगा ये कब होगा, व्हेन वी सी इज इक्वल टू जीरो, और इसका वैल्यू हो जाएगा दैट इज जाई। ये वी आर मैक्स का वैल्यू आ गया। पार्ट बी में बोल रहा है द करंट इन द सर्किट, द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। तो पार्ट बी करंट जो होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं जाई इंटू वी आर को लिख सकते हैं आई इंटू आर प्लस वी सी। तो देयरफॉर आई हो जाएगा जाई माइनस वी सी डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ पे जाई और आर कांस्टेंट है, तो आई का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब वी सी का वैल्यू मिनिमम होगा। सो आई मैक्स विल बी इक्वल टू जाई डिवाइडेड बाय आर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई आ गया। अब पार्ट सी में पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो सी, पार्ट सी में वी सी इज इक्वल टू जाई माइनस वी आर। देयरफॉर वी सी मैक्स कब होगा, जब वी आर का वैल्यू जीरो होगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा जाई। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। और पार्ट डी में पूछ रहा है द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो हमें पता है कि जो एनर्जी होती है कैपेसिटर के में स्टोर्ड ई, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे सी जो है वो कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, तो जब वी मैक्स होगा उस समय ई मैक्स होगा। तो इम्प्लाइज ई मैक्स विल बी इक्वल टू हाफ इंटू सी इंटू वी मैक्स। एक्चुअली वी सी मैक्स होगा, मतलब सी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट शुड बी मैक्सिमम। तो वी सी मैक्स और सी इंटू वी सी मैक्स का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था, दैट इज जाई। तो हाफ सी जाई स्क्वायर। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब पार्ट ई में पूछा है पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज मैक्सिमम। तो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी ये कब मैक्सिमम होगा, E इक्वल पार्ट ई इट सेज पावर डिलीवर्ड, पावर बाय बैटरी इक्वल टू क्या होगा, EMF जाई मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो P बैटरी का वैल्यू मैक्स कब होगा, जब ये जाई तो कांस्टेंट है, तो जब I का वैल्यू मैक्सिमम होगा, जाई इंटू आई मैक्स। और आई मैक्स का वैल्यू हमें पता है, that is xi divided by r, xi into xi divided by r, and that is xi square divided by r। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी हो गया। अब पार्ट एफ में बोल रहा है द पावर कन्वर्टेड इनटू हीट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर कन्वर्टेड इनटू हीट। तो जो पावर कन्वर्टेड इनटू हीट ये क्या होगा, दैट इज द हीट लॉस इन द रेसिस्टर। सो power in heat will be equal to VR square divided by R। यहाँ पे VR वेरिएबल है और R कांस्टेंट है, तो इसका जब वैल्यू मैक्सिमम होगा उस समय pH मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं pH मैक्स विल बी इक्वल टू VR मैक्स डिवाइडेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। और VR का मैक्स वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था, दैट इज xi। सो जाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड कन्वर्टेड इनटू हीट हो जाएगा। और पार्ट एफ का आंसर, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन 1 millimeter इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 10 kilo ohm। फाइंड द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट।
तो टाइम कांस्टेंट टाउ जो होता है दैट इज इक्वल टू आर इंटू सी, और आर सी का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय डी। पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे, तो ये आर का वैल्यू है 10 किलो ओम, दैट इज 10 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 multiplied by 10 to the power minus 12 multiplied by area that is 20 into 10 to the power minus 4 meter square and divided by d that is 1 millimeter, so 1 into 10 to the power minus 3। और कैलकुलेशन के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 0.18 माइक्रो सेकेंड। A capacitor of capacitance 10 microfarad is connected to a battery of EMF 2 volt. It is found that it takes 50 milliseconds for the charge on the capacitor to become 12.6 microcoulomb. Find the resistance of the circuit. तो एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है एक कैपेसिटर को। सो दिस इज़ 2 वोल्ट बैटरी एंड यहाँ पे एक रेसिस्टर है दैट इज़ आर, जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, और कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइक्रोफेराड। और इसे जब कनेक्ट करते हैं एक स्विच से एट टी इक्वल टू 0 पे स्विच को ऑन कर देते हैं, तो आफ्टर 2 मिली सेकेंड 50 मिली सेकेंड इसका चार्ज यहाँ पे क्यू हो जाता है 12.6 माइक्रोकूलम। तो हमें कैपेसिटर चार्जिंग का जो इक्वेशन है दैट इज़ क्यू इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ, जहाँ की टाउ इज इक्वल टू आर सी है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ दिया हुआ है 12.6 माइक्रोकूलम, और क्यू नॉट का वैल्यू आ जाएगा सी इंटू वी। तो सी इंटू वी नॉट दैट इज पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो 10 माइक्रोकूलम 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। देयरफॉर यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 12.6 इज इक्वल टू 20 माइनस 20 इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, एंड देयरफॉर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ ये हो जाएगा 20 माइनस 12.6 दैट इज 7.4 डिवाइडेड बाई 20, एंड ई टू द पावर इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल टू 0.37 एंड दैट विल बी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ है, राइट हैंड साइड में ई टू द पावर माइनस 1 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो पावर है दोनों का सेम होना चाहिए। सो टी डिवाइडेड बाई टाउ इज इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर टी के बदले टाउ के बदले हम लोग लिख सकते हैं आर सी इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू टी बाई सी। अब वैल्यूज़ रख देंगे तो 50 मिली सेकेंड 10 टू द पावर माइनस 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई सी इज 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो ये हो जाएगा 5 किलो ओम। सो दिस इज द value of the resistor. A 20 microfarad capacitor is joined to a battery of EMF 6 volt through a resistor of 100 ohm. Find the charge on the capacitor 2 millisecond after the connections are made. तो सबसे पहले टाउ निकाल लेते हैं, टाइम कांस्टेंट दैट इज आर सी। आर का वैल्यू दिया हुआ है हम 100 इंटू सी का वैल्यू दिया हुआ है 20 into 10 to the power minus 6, so that will come to be 2000 into 10 to the power minus 6, and that is 2 millisecond। 2 millisecond आएगा टाइम कांस्टेंट। और ये चार्जिंग का सर्किट है, तो चार्जिंग के केस में हम जानते हैं जो Q है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ हो जाएगा। तो टी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2 मिली सेकेंड, जैसे हम कनेक्शन करते हैं उसके 2 मिली सेकेंड के बाद का चार्ज हमें पूछ रहा है। तो क्यू नॉट का वैल्यू आ जाएगा सी इंटू वी दैट इज 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 वोल्ट,
ये आ गया क्यू नॉट और 1 माइनस ई टू द पावर -2 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय टाउ, टाउ इज़ 2 मिली सेकेंड। तो ये हो जाएगा 120 इंटू 10⁻⁻6 into 1 minus e to the power -1. So that will come to be 120 into 10 to the power -6 into 1 minus 0.37. तो ये हो जाएगा 0.63 multiplied by 120 into 10 to the power -6 and that comes out to be 76 microcoulomb. तो इतना चार्ज आ जाएगा आफ्टर 2 millisecond. The plates of a capacitor of capacitance 10 microfarad charged to 60 microcoulomb are joined together by a wire of resistance 10 ohm at t equal to 0. Find the charge on the capacitor in the circuit at t equal to 0 second, t equal to 30 microsecond, t equal to 120 microsecond and t equal to 1 millisecond. तो ये अलग अलग टाइम पे हमें फाइंड करना है। ये बेसिकली डिस्चार्जिंग सर्किट है 10 माइक्रोफेराड और इस पे चार्ज, इनिशियल चार्ज जो है वो 60 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इसे इसके दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर देते हैं विथ रेसिस्टेंस R इक्वल टू 10 ओम और यहाँ पे स्विच एक है जो जिसको कि t इक्वल टू 0 पे हम क्लोज कर देंगे, t इक्वल टू 0 पे। तो उसके बाद ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइम कांस्टेंट निकाल लेते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर सी दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर -6 दैट इज 100 माइक्रो सेकेंड। तो ये 100 माइक्रो सेकेंड टाइम कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है टी इक्वल टू 0 पे हमें चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है। तो पार्ट ए हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू ई टू द पावर -t बाई टाउ। तो देयरफॉर Q एट t इक्वल टू 0 जो हो जाएगा दैट इज Q नॉट का वैल्यू है 60 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर -0 और e टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1, देयरफॉर इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा 60 माइक्रोकूलम। ये 60 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। पार्ट बी में पूछ रहा है एट t इक्वल टू 30 माइक्रो सेकेंड पे, t इक्वल टू 30 माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पे t का वैल्यू अगर 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा 60 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर -30 डिवाइडेड बाय 100 and this comes out to be 60 in microcoulomb multiplied by e to the power -0.3 और इसका वैल्यू आ जाएगा 44 माइक्रोकूलम। पार्ट सी में पूछा है at 120 microsecond, so Q at t equal to 120 microsecond that will be 60 microcoulomb multiplied by e to the power -120 डिवाइडेड बाय 100 एंड ये आ जाएगा 60 माइक्रोकूलम इंटू ई टू द पावर -1.2 एंड इसका वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 18.1 माइक्रोकूलम। और पार्ट डी में है 1 मिली सेकेंड पे, सो Q एट t इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। यहाँ पे 1 मिली सेकेंड रख देंगे t का वैल्यू 60 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर -1 मिली सेकेंड का मतलब 1000 माइक्रो सेकेंड डिवाइडेड बाई 100 माइक्रो सेकेंड। सो ये हो जाएगा 60 माइक्रोकूलम इंटू 1 बाई e टू द पावर 10 which comes out to be 0.003 microcoulomb. So this much is the charge after 1 millisecond. A capacitor of capacitance 8 microfarad is connected to a battery of EMF 6 volt through a resistance of 24 ohm. Find the current in the circuit. Just after the connections are made and one time constant after the connections are made. So बेसिकली ये 6 वोल्ट का बैटरी है
और उससे एक कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है थ्रू अ 24 ओम रेसिस्टर, and this is a 8 microfarad capacitor. So there is a switch which is closed at t equal to 0, और हमें बेसिकली निकालना है करंट इन द सर्किट जस्ट आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड. सो जो करंट होता है I इज इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. तो यहाँ पे आप जस्ट आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड t इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो I नॉट इज बेसिकली potential EMF of the battery divided by resistance into e to the power minus 0 by tau. ये हो जाएगा xi1 by r into 1, और xi1 का वैल्यू रख देंगे, xi का वैल्यू रख देंगे, दैट इज 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय r इज 24. सो ये आ जाएगा 0.25 एम्पियर. पार्ट बी में पूछ रहा है वन टाइम कांस्टेंट आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड. वन टाइम कांस्टेंट, सो आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. यहाँ पे टी का वैल्यू है वन टाइम कांस्टेंट, दैट इज ई टू द पावर माइनस टाउ डिवाइडेड बाई टाउ. सो दिस इज जाई डिवाइडेड बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस 1. तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे 0.25 जाई बाई आर का वैल्यू 0.25 डिवाइडेड बाई ई, और ये आ जाएगा 0.09 एम्पियर. सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट. A parallel plate capacitor of a plate area 40 centimeter square and separation between the plates 0.1 millimeter is connected to a battery of EMF 2 volt through a 16 ohm resistor. Find the electric field in the capacitor 10 nanosecond after the connections are made. तो बेसिकली यहाँ पे हमें टाइम कांस्टेंट पहले निकालना पड़ेगा. टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू आर सी, और आर इंटू सी का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी. तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे. आर का वैल्यू दिया हुआ है 16 ओम मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 into plate area is 40 centimeter square, that is 40 into 10 to the power minus 4 meter square, and divided by d is 0.1 millimeter, that means 0.1 into 10 to the power minus 3 meter, और इसका वैल्यू आ जाएगा 5.9 नैनो सेकेंड, सॉरी 5.7 नैनो सेकेंड. so this is the value of tau, और potential difference across the capacitor V, that will be equal to V, that is xi into 1 minus e to the power minus t divided by tau. तो यहाँ पे xi का वैल्यू दिया हुआ है 2 वोल्ट इंटू 1 माइनस e to the power, टाइम पीरियड इज time is 10 nanosecond, so minus 10 divided by 5.7 nanosecond. So this is the after 10 nanosecond. तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू सॉरी ये कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 1.7 वोल्ट. और therefore electric field E, that will be V divided by distance, the separation between the plates. So 1.7 divided by 0.1 into 10 to the power minus 3 meter, and that comes out to be 1.7 into 10 to the power 4 volt per meter. So this is the final answer for electric field. A parallel plate capacitor has plate area 20 centimeter square, plate separation 1 millimeter, and dielectric slab of dielectric constant 5 filling up the space between the plates. This capacitor is joined to a battery of EMF 6 volt through a 100 kilo ohm resistor. Find the energy of the capacitor 8.9 microsecond after the connections are made. तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं C, that is equal to K times epsilon naught
इंटू प्लेट एरिया डिवाइडेड बाई डी, और इसका वैल्यू है 5 इंटू 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -12 multiplied by 20 centimeter square, so 20 into 10 to the -4 divided by 1 millimeter, that is 1 into 10 to the power -3, और इसका वैल्यू आ जाएगा 88.5 पिको फैराड। तो ये कैपेसिटेंस आ गया। अब इसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज होगा और टाइम कांस्टेंट इसका निकालना पड़ेगा। टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू आर इंटू सी, दैट इज 100 इंटू 10 टू द पावर -3 into C. C is 88.5 picofarad, that is 10 to the power -12. So ये आ जाएगा 8.85, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है, तो 10 to the power 3, सो ये 8.85 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा। दिस इज द टाइम कॉन्स्टेंट। अब जब हम इसको चार्ज करेंगे तो आफ्टर 8.9 माइक्रोसेकंड, दैट इज ऑलमोस्ट 1 टाइम कांस्टेंट, तो वी सी अक्रॉस द कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट विल बी इक्वल टू Xi of the battery, voltage of the battery, multiplied by 1 minus e to the power minus t by tau। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे 6 वोल्ट, Xi का वैल्यू है 6 वोल्ट इंटू 1 माइनस e to the power minus 8.9 माइक्रोसेकंड डिवाइडेड बाय 8.85 माइक्रोसेकंड, और ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3.8 वोल्ट। एंड देयरफॉर एनर्जी at that time will be equal to half into C into VC square at that VC at that time square। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 88.5 picofarad, so 10 to the power -12 multiplied by VC is 3.8 square, और इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 6.3 इंटू 10 to the power -10 जूल। सो दिस इज द फाइनल आंसर for the energy। A 100 microfarad capacitor is joined to 24 volt battery through a 1 mega ohm resistor. Plot qualitative graphs between the current and time for the first 10 minutes। So between current and time for the first 10 minutes हमें find करना है। Between charge and time for the same time period। तो सबसे पहले टाउ निकाल लेते हैं। टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू आर इंटू सी। आर इज 1 इंटू 10 टू द पावर 6 ओम मल्टीप्लाइड बाय सी। सी इज 100 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये आ जाएगा 100 सेकेंड। 100 सेकेंड का टाइम कांस्टेंट आ गया। अब हम अगर इसको प्लॉट करेंगे करंट को, तो हम जानते हैं कि इनिशियली व्हेन चार्जिंग स्टार्ट्स दैट टाइम करंट इज हाईएस्ट, मैक्सिमम करंट होता है। उसके बाद फिर टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो ये करंट स्लो घटता जाता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद हम उसको मार्किंग कर लेते हैं फॉर 10 मिनट्स, दैट इज़ ये 100 सेकेंड हो गया, ये 200 सेकेंड हो गया, 300 सेकेंड, 400 सेकेंड, 500 सेकेंड एंड 600 सेकेंड। सो यहाँ तक 10 मिनट्स हो गया। अब एक टाइम को, दिस इज 1 टाइम कांस्टेंट, तो हमें पता है कि 1 टाइम कांस्टेंट में इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 37% आ जाती है मैक्सिमम पे, और फिर उसके बाद ये उसका 37%, फिर इसका 37%, इस तरह से ये डिक्रीज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। सो बेसिकली ये ग्राफ जो है इस तरह से डॉट्स को अगर हम मिला दें तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा फॉर करंट। सो दिस इज फॉर करंट। और नेक्स्ट हमें चार्ज एंड टाइम का निकालना है। तो हमें पता है कि चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है, और इनिशियली जो चार्ज है दैट विल बी 0 चार्ज, और आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट ये 63% चार्ज हो जाता है, फिर उसका 63% और चार्ज हो जाएगा। तो सॉरी, मान लेते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम चार्ज Q0 का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले।
क्यू नॉट विल बी इक्वल टू जाई इंटू सी। तो जाई का वैल्यू है 24 और सी का वैल्यू है 100 माइक्रोफैराड। तो ये हो जाएगा 2400 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे जो आई का वैल्यू था आई नॉट विल बी इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 1 मेगा ओम। सो 1 यानी पर 6, तो ये हो जाएगा 24 माइक्रो एम्पियर, 24 माइक्रो एम्पियर, दिस इज आई नॉट। और उसी तरह क्यू नॉट का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, क्यू नॉट मान लेते हैं, दिस इज क्यू नॉट। सो क्यू नॉट इज इक्वल टू 2400 माइक्रो कूलम। तो इस लेवल पे बेसिकली ये सेटल करेगा चार्ज का वैल्यू, और वन टाइम कांस्टेंट में ये 63% चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज ऑलमोस्ट 63%, और फिर 2 टाइम कांस्टेंट में उसका 63% और चार्ज हो जाएगा, और फिर इस तरह से हर एक टाइम कांस्टेंट में ये चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, और अल्टीमेटली ये इस लेवल पे सेटल हो जाएगा। तो ये इसको अगर डॉट्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ फॉर चार्ज, दिस इज द ग्राफ फॉर चार्ज और क्यू। तो ये दोनों का ग्राफ हो गया, चार्ज का और करंट का। हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट्स will elapse before the current in a charging circuit drops to half of its initial value। करंट जो है ये ड्रॉप हो जाएगा हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। आंसर द सेम क्वेश्चन फॉर अ डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक चार्जिंग सर्किट में और दूसरा डिस्चार्जिंग सर्किट में हमें फाइंड करना है कितना टाइम कांस्टेंट लगेगा सो दैट द करंट ड्रॉप्स। तो हमें पता है कि जब हम चार्ज करते हैं कैपेसिटर को तो ये मैक्सिमम करंट से स्टार्ट होता है एंड द करंट ड्रॉप्स स्लोली एक्सपोनेंशियली, इस तरह से ड्रॉप होता है अप टू 0। और अगर डिस्चार्ज भी करेंगे तो वो सेम अमाउंट ऑफ करंट से शुरू होगा। अगर आर और सी का वैल्यू सेम है तो वो सेम करंट से शुरू होगा, और ये फिर ये धीरे धीरे ये 0 की तरफ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा इस तरह से। तो और इसका जो इक्वेशन है दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ। तो मान लेते हैं कि एन टाइम कॉन्स्टेंट्स में, एन टाइम कॉन्स्टेंट में क्या हो जाता है, इसका वैल्यू हाफ हो जाता है। तो आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस एन टाइम कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई टाइम कॉन्स्टेंट टाउ। तो यहाँ पे आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं कि e टू द पावर n इज इक्वल टू 2, और हम लॉग ले लेंगे। तो देयरफॉर n विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 विच इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 0.69। तो ये 0.69 टाइम कॉन्स्टेंट्स में i का वैल्यू आई नॉट इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम कॉन्स्टेंट्स will elapse before the charge on a capacitor falls to 0.1% of its maximum value in a discharging RC circuit। तो चार्ज का जो वैल्यू है 0.1% होना चाहिए। सो Q इज इक्वल टू 0.1% ऑफ Q नॉट। इसका मतलब हुआ 0.1 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ Q नॉट। सो दैट इज Q नॉट डिवाइडेड बाई 1000। तो इनिशियल चार्ज Q नॉट है और उसका वैल्यू Q नॉट बाई 1000 कब आएगा, कितने टाइम कॉन्स्टेंट्स के बाद आएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि डिस्चार्जिंग सर्किट में जो चार्ज का वैल्यू होता है एट एनी टाइम t दैट इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाय टाउ। देयरफॉर यहाँ पे जो चार्ज का वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, Q नॉट बाई 1000 आना चाहिए आफ्टर सम टाइम। सो ये Q नॉट इनिशियल चार्ज मल्टीप्लाइड बाई ई टू पावर माइनस, मान लेते हैं n टाइम कॉन्स्टेंट्स लगता है, तो n टाइम्स टाउ, t का वैल्यू n टाइम्स टाउ डिवाइडेड बाई टाउ हो जाएगा, और यहाँ पे Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे टाउ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं e टू द पावर n विल बी इक्वल टू 1000।
और देयरफॉर n विल बी इक्वल, दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो n विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1000 एंड दैट विल बी natural log of 1000. So this is going to be n equal to 6.9 time constants. So this is the final answer. How many time constants will elapse before the energy stored in a capacitor reaches half of its equilibrium value in a charging RC circuit. चार्जिंग RC सर्किट है, तो यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू जो है हाफ ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू होना चाहिए. सो E शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ E नॉट, और E नॉट यहाँ पे हम E का वैल्यू ले सकते हैं हाफ इंटू C इंटू वी सी स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू हाफ E नॉट, सॉरी हाफ E नॉट. सो हाफ इंटू E नॉट का वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू C इंटू जाई स्क्वायर, बिकॉज जाई इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज EMF ऑफ द बैटरी. तो यहाँ पे हाफ C कैंसिल आउट हो जाएगा. देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे VC विल बी इक्वल टू जाई डिवाइडेड बाय √2. और चार्जिंग सर्किट में हमें पता है कि जो VC the voltage across capacitor, that will be equal to psi, that is the battery potential, multiplied by 1 minus e to the power minus t by tau. तो यहाँ पे VC का वैल्यू रख देंगे हम, that is psi divided by √2 is equal to psi into 1 minus e to the power, मान लेते हैं n टाइम कॉन्स्टेंट्स लगता है, सो n टाइम्स टाउ हो जाएगा t का वैल्यू डिवाइडेड बाय टाउ. सो यहाँ पे जाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 माइनस √2 इंटू ई टू द पावर माइनस n, और यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर e टू द पावर माइनस n विल बी इक्वल टू √2 minus 1 divided by √2, and therefore e to the power n जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय √2 minus 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2 प्लस 1. √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये नीचे √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 2 minus 1, so 1 हो जाएगा. एंड दोनों तरफ लॉग ले लेंगे अब, देयरफॉर n इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ √2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ √2 प्लस 1, और इसका वैल्यू आ जाएगा 1.23 टाइम कॉन्स्टेंट्स. सो इतना टाइम कॉन्स्टेंट इलाप्स होने के बाद जो एनर्जी की वैल्यू है दैट विल बी हाफ ऑफ द इक्विलिब्रियम वैल्यू. How many time constants will elapse before the power delivered by the battery drops to half of its maximum value in RC circuit? तो ड्रॉप हो रहा है पावर मैक्सिमम से ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब इनिशियली ज़्यादा करंट था, इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली चार्जिंग सर्किट है. तो पावर ऑफ द बैटरी, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, ये हम जानते हैं ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी मल्टीप्लाइड बाय करंट थ्रू द बैटरी. सो दिस इज द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ psi into I naught. I naught is the maximum current and I is the current at some time. So therefore यहाँ पे psi कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि I will reach हाफ ऑफ I naught. I naught का हाफ वैल्यू पे पहुंच जाएगा I. तो उस समय क्या होगा, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी विल बिकम हाफ. सो बेसिकली हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं फॉर पावर बीइंग हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू. तो हम जानते हैं कि फॉर चार्जिंग सर्किट, फॉर चार्जिंग I is equal to I naught into e to the power minus t by tau,
और यहाँ पे आई नॉट, आई का वैल्यू आई नॉट बाई 2 होना चाहिए। सो आई नॉट बाई 2 इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस, मान लेते हैं एन टाइम कॉन्स्टेंट्स लगता है, तो एन टाइम्स टाउ डिवाइडेड बाई टाउ। तो ये हो जाएगा आई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा e टू द पावर n इज इक्वल टू 2, एंड देयरफॉर n विल बी इक्वल टू natural log of 2 which is equal to 0.69. So this is the number of time constants. So time constants after which power supplied by the battery will reduce to half of its maximum values. Capacitor of capacitance C is connected to a battery of EMF psi at t equal to 0 through a resistance R. Find the maximum rate of at which energy is stored in the capacitor. When does the rate has this maximum value? So when does this rate has maximum value? तो हमें पता है कि जो एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में, द पावर गिव्स द रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज, और ये जो पावर होगी दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर मल्टीप्लाइड बाय द करंट, सो मल्टीप्लाइड बाय आई। सो वी सी को हम लोग लिख सकते हैं जाई इंटू, ये बेसिकली चार्जिंग हो रहा है, तो जाई इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ मल्टीप्लाइड बाय आई। आई को हम लोग ले सकते हैं आई नॉट, क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है, तो आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं जाई, आई नॉट जो होगा दैट इज जाई डिवाइडेड बाय आर। सो जाई डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ माइनस ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। और हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पावर फाइंड करना। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। फॉर मैक्स वैल्यू dp बाई dt शुड बी इक्वल टू 0, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो जाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और इनसाइड ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 बाई टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और माइनस माइनस प्लस 2 बाई टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ। सो दिस हैज़ टू बी इक्वल टू 0, तो ये जो कांस्टेंट है ये 0 नहीं हो सकता। ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ ये कॉमन ले लेंगे, तो इसका मतलब हुआ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये 0 के बराबर। और यहाँ से हम ले सकते हैं ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इक्वल टू हाफ, एंड देयरफॉर टी का जो वैल्यू आ जाएगा, दोनों तरफ अगर लॉग ले लेंगे हम, तो टी का वैल्यू आ जाएगा टाउ लॉग 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम एट विच पावर इज मैक्सिमम। अब हम मैक्सिमम पावर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो देयरफॉर पी मैक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे टी का वैल्यू रख देंगे, तो जाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू ई टू द पावर माइनस टाउ लॉग 2, तो ये टाउ लॉग 2 डिवाइडेड बाय टाउ माइनस ई टू द पावर माइनस 2 टाउ लॉग 2 डिवाइडेड बाय टाउ। सो ये हो जाएगा जाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू ई टू द पावर यहाँ पे टाउ कैंसिल हो जाएगा, और ई टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2, सो ये हो जाएगा हाफ माइनस 1 बाई 4, हाफ बाई स्क्वायर दैट इज 1 बाई 4। तो इसका वैल्यू आ जाएगा जाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ माइनस 4 1 बाई 4 दैट इज 1 बाई 4,
तो ये हो जाएगा 4R जाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. So this is the maximum power, and this is a time at which this maximum power occurs. A capacitor of capacitance 12 microfarad is connected to a battery of EMF 6 volt and internal resistance 1 ohm through resistance-less leads. 12 microsecond after the connections are made, what will be the current in the circuit? तो पार्ट ए पहले सॉल्व कर लेते हैं. पहले करंट फाइंड कर लेते हैं आफ्टर 12 माइक्रोसेकंड. तो सबसे पहले यहाँ पे टाउ फाइंड करेंगे. टाउ इज टाइम कांस्टेंट, दैट इज आर इंटू सी. आर का वैल्यू दिया हुआ है 1 ओम इंटू सी का वैल्यू दिया हुआ है 12 माइक्रोफेराड, दैट इज 12 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये हो जाएगा 12 माइक्रोसेकंड. सो यहाँ पे पूछा है आफ्टर 12 माइक्रोसेकंड, कनेक्शन करने के 12 माइक्रोसेकंड के बाद कितना करंट होगा, मतलब वन टाइम कांस्टेंट के बाद. तो पार्ट ए में पूछ रहा है करंट. सो हमें पता है कि आई यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो आई को हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट इंटू ई टू द पावर -t/टाउ. सो यहाँ पे हमने देखा कि ये वन टाइम कांस्टेंट है, तो ये टी को टाउ के बराबर हो जाएगा. और यहाँ पे आई नॉट को हम लोग लिख सकते हैं बैटरी पोटेंशियल EMF डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस आर इन द सर्किट, एंड ई टू द पावर हो जाएगा -12 माइक्रोसेकंड डिवाइडेड बाय 12 माइक्रोसेकंड. सो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 1 इंटू ई टू द पावर -1, और इसका वैल्यू आ जाएगा 6 इंटू 0.37, एंड दैट वुड बी 2.21 एम्पियर. सो ये करंट का वैल्यू आ गया 2.21 एम्पियर. पार्ट बी में पूछ रहा है द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, कितना पावर डिलीवर हो रहा है उस टाइम पे. तो पावर बाय द बैटरी, दिस विल बी EMF Xi multiplied by current. So Xi is constant, so Xi is 6 volt multiplied by I हमने यहाँ पे फाइंड किया है, that is I naught into e to the power -1, और I naught का वैल्यू हो जाएगा 6/1, तो 6 into 6 into e to the power -1, and that comes out to be 13.2 watts. तो इतना पावर सप्लाई हो रहा है बाय द बैटरी. और पार्ट सी में यहाँ पे पूछा है द पावर डिसिपेटेड इन हीट में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है. तो पार्ट सी में पी हीट जो हो जाएगा पावर इन हीट, दैट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर. आई का वैल्यू हो जाएगा आई नॉट इंटू ई टू द पावर -t/टाउ होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस 1 ओम. तो ये हो जाएगा आई नॉट का वैल्यू है 6 इंटू ई टू द पावर -1 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36 multiplied by e to the power -2. This comes out to be 4.88 watts. So इतना पावर हीट में कन्वर्ट हो रहा है. और ये पार्ट डी में पूछ रहा है द रेट एट विच एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इज इंक्रीजिंग. तो कैपेसिटर में एनर्जी इंक्रीज का रेट हमें फाइंड करना है. सो P in the capacitor, power in the capacitor, that will be equal to VC multiplied by I, voltage across capacitor multiplied by the current, rate of charging. So ये हो जाएगा VC को हम लोग ले सकते हैं जाई इंटू ये इंक्रीज हो रहा है वोल्टेज, सो चार्जिंग हो रहा है 1 - e to the power -1 आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट. ये क्या हो जाएगा e to the power -1 मल्टीप्लाइड बाय I इज आई नॉट इंटू e to the power -1 अगेन. सो अब आई नॉट को हम लोग ले सकते हैं जाई बाय आर. सो ये जाई स्क्वायर इंटू 1 - e to the power -1 इंटू e to the power -1,
और यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, तो जाई का वैल्यू 6 है, तो 36 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस 1, और इसका वैल्यू आ जाएगा 8.37 watts. So this is the answer for all the parts. A capacitance C charged to a potential difference V is discharged by connecting its plates through a resistance R. Find the heat dissipated in one time constant after the connections are made. Do this by calculating integration of I square R dt and also by finding the decrease in the energy stored in the capacitor. तो हमें heat dissipated find करना है. So that is H equal to integration of I square into R dt. And I square को हम लोग लिख सकते हैं, I is basically decreasing, so I naught into e to the power minus t by tau का स्क्वायर इंटू आर डी टी, इसका इंटीग्रेशन. सो यहाँ पे आई नॉट और आर ये दोनों कांस्टेंट है, सो दे इट विल कम आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन. सो आई नॉट स्क्वायर इंटू आर एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ विद रिस्पेक्ट टू p. और आई नॉट की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं हम v, दैट इज द इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर, और इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ डिवाइडेड बाय माइनस 2 बाई टाउ, और the limits of integration will be 0 to 1 time constant, that is tau. तो इसका वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r हो जाएगा, एक r कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाइड बाय टाउ डिवाइडेड बाय माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे लिमिट्स रख देंगे, तो टाउ अगर लिमिट्स रखेंगे तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा. सो e टू द पावर माइनस 2 एंड माइनस अगर 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा. सो यहाँ पे ये आ जाएगा, टाउ का वैल्यू रखेंगे आर सी, तो आर कैंसिल, सी हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट dissipated. This is the value of heat dissipated in the resistor. So this is by method 1, integration of this one. और दूसरा मेथड से कैलकुलेट करना है, H would be equal to डेल्टा E. स्टोर्ड एनर्जी का जो चेंज होगा दैट इज डिसिपेटेड एज हीट. सो इनिशियल एनर्जी जो है दैट इज हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, वी इज द इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, सो हाफ सी वी स्क्वायर इज द इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी जो होगा दैट इज हाफ इंटू सी इंटू वी सी स्क्वायर. ये 1 टाइम कांस्टेंट के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर है दैट इज वी सी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू सी. वी सी को हम लोग ले सकते हैं, ये वी डिक्रीज हो रहा है, तो वी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ का स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, फर्स्ट टर्म पूरा कॉमन आ गया तो 1 हो जाएगा, माइनस हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन ले लें यहाँ से भी, तो यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ, और t का वैल्यू है 1 टाइम कांस्टेंट, तो ये बेसिकली आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2. तो ये रिजल्ट आ गया बाय द सेकंड मेथड. और हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों को कि ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू दोनों सेम आ जाए, दोनों सेम वैल्यू है, बट डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन सेम है. By evaluating integration of I square R dt, so that when a capacitor is charged by connecting it to a battery through a resistor, the energy dissipated as heat equals the energy stored in the capacitor.
तो हमें बेसिकली इसका इंटीग्रेशन करके ये फाइंड करना है कि दोनों एनर्जी सेम है। सो फर्स्ट हम हीट निकाल लेते हैं। H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। तो यहाँ पे R कैन बी टेकन आउटसाइड बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट, और I को हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, बिकॉज दिस इज डिक्रीजिंग एंड आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो स्क्वायर ऑफ दिस इन एंड डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे आई नॉट जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको भी हम बाहर ले जाएंगे, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, और इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा ई टू द पावर माइनस टू टी डिवाइडेड बाई टाउ विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब आई नॉट का जो है वैल्यू ये हम रखेंगे, जो इनिशियल करंट है दैट वुड बी potential of the battery, potential difference of the battery divided by resistance R. So ये हो जाएगा initial current, square of this multiplied by R, और इंटीग्रेशन अगर करेंगे इसका तो ये हो जाएगा e to the power minus 2t divided by tau divided by minus 2 by tau, और इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा 0 to infinity। तो यहाँ पे माइनस 2 बाई टाउ, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू सॉरी माइनस हाफ इंटू टाउ इंटू जाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पे इन्फिनिटी अगर लिमिट रखेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 0। इन्फिनिटी जब रखेंगे टी के बदले तो 0 हो जाएगा, और जब 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। सो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू टाउ को का वैल्यू रखेंगे आर सी जाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो यहाँ पे आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ इंटू सी इंटू जाई स्क्वायर। सो ये आ गया हीट डिसिपेटेड इन द रेसिस्टर। और हम जानते हैं कि जो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी रहेगी, stored energy that is half into C into V square, C into voltage square, that is that would be same as the potential difference of the battery, तो C जाई स्क्वायर हो जाएगा और stored energy in the capacitor। तो ये और ये दोनों क्वांटिटी सेम, जितना हीट डिसिपेट हुआ है एज हीट उतना ही एनर्जी स्टोर्ड हुआ है इन द कैपेसिटर। Parallel plate capacitor is filled with a dielectric material having a resistivity rho and dielectric constant K. The capacitor is charged and disconnected from the charging source. The capacitor is slowly discharged through the dielectric so that the time constant of the discharge is independent of all geometrical parameters like the plate area or the separation between the plates. फाइंड दिस टाइम कांस्टेंट, ये टाइम कांस्टेंट का वैल्यू हमें पता करना। सो अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर की डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, मान लेते हैं कि ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी है और प्लेट एरिया जो है दिस इज ए। सो इसका जो रेसिस्टेंस हो जाएगा आर बिटवीन दिस टू प्लेट्स, resistance R will be equal to rho into rho is the resistivity multiplied by length of the material divided by cross section area A। so ये हो जाएगा resistance R, और capacitance जो है capacitance of this capacitor will be equal to dielectric constant K multiplied by epsilon naught into area divided by separation of the plates D, and therefore tau will be equal to R into C। तो यहाँ पे rho into D by A कर देंगे multiplied by K into epsilon naught into A divided by D, और यहाँ पे D और D कैंसिल आउट हो जाएगा, A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बच जाएगा rho into K into epsilon naught। तो ये हो जाएगा टाइम कांस्टेंट का वैल्यू, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए कैंसिल आउट हो गया और डी डी भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये दोनों पैरामीटर्स यहाँ पे रोल, इनका कोई रोल नहीं।
find the charge on each of the capacitors 0.2 millisecond after the switch S is closed in the figure. तो जब इस स्विच को हम क्लोज करेंगे तो ये कैपेसिटर बेसिकली चार्ज होना शुरू करेगा, तो यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू होगा कैपेसिटर के प्लेट्स पे। तो टाइम कांस्टेंट पहले निकाल लेते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर इंटू सी। तो आर यहाँ पे दिया हुआ है 25 ओम मल्टीप्लाइड बाय सी यहाँ पे दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दैट इज 2 + 2 दैट इज 4 माइक्रोफैराड। तो ये हो जाएगा 0.1 मिली सेकेंड। तो ये टाउ का वैल्यू आ गया 0.1 मिली सेकेंड, और हमें फाइंड करना है 0.2 मिली सेकेंड लेटर चार्ज ऑन द एनी ऑफ द कैपेसिटर्स। सो हम जानते हैं कि Q जो होगा, Q इज इंक्रीजिंग ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स, सो Q इज इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये इक्वेशन होता है चार्ज का और चार्जिंग। और Q0 इज बेसिकली फाइनल चार्ज। तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो जब ये चार्ज फुल चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का वो यहाँ पे चला आएगा, दैट इज 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर होगा। सो Q0 हो जाएगा C इंटू V, that is 2 microfarad, 2 into 10 to the power minus 6 multiplied by V, that is 6 multiplied by 1 minus e to the power minus 0.2 divided by 0.1। so इसका वैल्यू आ जाएगा 12 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस e to the power minus 2, और फाइनली कैलकुलेशन के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 10.37 microcoulomb. So this is the charge after 0.2 millisecond. The switch as shown in figure is kept closed for a long time, and it is opened at t equal to 0. Find the current in the middle 10 ohm resistor at t equal to 1 millisecond. तो ये बहुत टाइम तक क्लोज था स्विच, सो बहुत टाइम तक जब क्लोज था तो स्टीडी स्टेट आ जाएगा उसमें, और स्टीडी स्टेट में हम जानते हैं कि देयर इज नो करंट थ्रू द कैपेसिटर, तो सारा करंट इससे इस सर्किट में बेसिकली फ्लो करेगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का वो डिवाइड हो जाएगा इन दोनों रेसिस्टर में, और ये दोनों रेसिस्टर चूँकि इक्वल है तो यहाँ पे 6 वोल्ट का ड्रॉप होगा और यहाँ पे भी 6 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो बेसिकली इन दोनों पॉइंट के बीच में इस पॉइंट के बीच में 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कहने का मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जैसे हम स्विच को ओपन करते हैं तो क्या होगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर्किट, और अब ये जो कैपेसिटर है ये इस रेसिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो पहले हम यहाँ पे टाइम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया, V0 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, और टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू RC। अब इस सर्किट में सिर्फ एक रेसिस्टर है और ये कैपेसिटर, सो R इज 10 ओम मल्टीप्लाइड बाय C इज 25 माइक्रोफैराड। तो ये आ जाएगा 250 माइक्रो सेकेंड, दैट विल बी इक्वल टू 0.25 मिली सेकेंड। तो ये टाइम कांस्टेंट आ गया, और ये करंट बेसिकली यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो इनिशियल करंट I can be written in the form of initial current I0 multiplied by e to the power minus t by tau। तो यहाँ पे I0 का वैल्यू आ जाएगा V0 by R, that is 6 divided by 10 ohm into e to the power minus t का वैल्यू यहाँ पे दिया है 1 मिली सेकेंड, सो 1 डिवाइडेड बाई 0.25, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू ई टू द पावर माइनस 4, और इसका वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 11 मिली एम्पियर। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द करंट आफ्टर 1 मिली सेकेंड। A capacitor of capacitance 100 microfarad is connected across a battery of 6 volt
through a resistance of 20 kilo ohm for 4 seconds. The battery is then replaced by a thick wire. What will be the charge on the capacitor 4 seconds after the battery is disconnected? तो एक कैपेसिटर है, say this is the capacitor of capacitance 100 microfarad, and this is being charged through a resistance. ये 20 किलो ओम का रेसिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पे एक बैटरी है जिसका कि ईएमएफ है 6 वोल्ट्स, 6 वोल्ट की बैटरी है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैपेसिटर चार्ज होगा और चार्जिंग का जो ग्राफ है हम उसको जानते हैं कि चार्जिंग इस तरह से होगी, इस तरह से चार्जिंग होगी। और आफ्टर 4 सेकेंड, सो दिस इज से 4 सेकेंड, ये बैटरी को डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये अब डिस्चार्ज होगा इस तरह से। तो आफ्टर 4 सेकेंड, यहाँ से आफ्टर 4 सेकेंड हमें फाइंड करना है कि ये चार्ज कितना होगा। सो व्हाट इज़ दिस चार्ज, ये हमें फाइंड करना है। ये चार्ज और ये टाइम का एक्सिस है, तो ये हमें फाइंड करना है कि आफ्टर 4 सेकेंड ये कितना हो जाएगा। तो फॉर चार्जिंग सर्किट वी नो दैट, पहले हम टाइम कांस्टेंट निकाल लेते हैं, टाउ इक्वल टू आर सी। तो आर यहाँ पे दिया हुआ है 20 किलो ओम, मल्टीप्लाइड बाय सी इज़ 100 माइक्रोफेराड। सो ये आ जाएगा 2 सेकेंड। सो 2 सेकेंड इज टाइम कांस्टेंट। तो बेसिकली 2 टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज होगा ये हमें फाइंड करना है, और उसके बाद फिर वो डिस्चार्ज का कितना 2 टाइम कांस्टेंट में कितना डिस्चार्ज हो रहा है ये फाइंड करना है। तो इनिशियली जो चार्ज होगा, सो चार्ज आफ्टर 4 सेकेंड वाइल चार्जिंग, ये चार्जिंग का प्रोसेस में 4 सेकेंड बाद कितना चार्ज होगा, मान लेते हैं ये Q1 हो जा रहा है। सो Q1 विल बी इक्वल टू जाई इंटू सी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख देंगे अगर, तो 6, जाई का वैल्यू 6 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 microfarad, so that will be 6 volt into 100 microfarad, that is micro coulomb, into 1 minus e to the power minus 4 by 2, so ये हो जाएगा e to the power minus 2. So this is the charge after 4 seconds of charging. Then after 4 seconds of discharging, जो डिस्चार्ज होता है उस समय का जो इक्वेशन है, that is Q2 is equal to Q0, जो कि इनिशियल चार्ज है, मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यहाँ पे Q0 जो है वो क्या है, ये Q1 हो जाएगा। सो दैट इज 600 माइक्रो कूलम मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर माइनस 4 बाई 2, दैट इज अगेन e टू द पावर माइनस 2। और कैलकुलेशन के बाद इसका जो वैल्यू है दैट विल बी 70 माइक्रोकूलम। तो 70 माइक्रोकूलम का चार्ज बचेगा आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑफ 4 सेकेंड्स। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0 व्हेन द कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, इस तरह के मान लेते हैं ये C1 और C2 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये C है, और यहाँ पे एक बैटरी है यहाँ पे जाए का, और इंटरनल रेसिस्टेंस R। तो इसमें जो चार्ज है, चार्ज Q इज इक्वल टू Q0 इंटू चार्जिंग सर्किट है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और टाउ का वैल्यू हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू आर सी, और C यहाँ पे R दिया हुआ है स्मॉल r, और C का वैल्यू हो जाएगा, ये बेसिकली दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो सीरीज़ कनेक्शन में जो C का वैल्यू होता है, इक्विवेलेंट C का वैल्यू होता है दैट इज C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो यहाँ पे Q0 जो फाइनल चार्ज होगा, फाइनल चार्ज विल बी C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। सो इसको हम लोग ले सकते हैं Q0 इज जाई इंटू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो हमने देखा क्या है C1
C1 by C1 plus C2, so C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये हो जाएगा Q नॉट, और इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, माइनस टी बाई टाउ का वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे आर C1 C2 बाई C1 प्लस C2 है, तो ये हो जाएगा T इंटू C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय R C1 C2. So this is the charge at time t, charge at time t on any of the capacitor. दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो दोनों में सेम चार्ज होगा, और सेम चार्ज इज बेसिकली द सेम विथ चार्ज ऑन द equivalent capacitance. A capacitor of capacitance C is charged, given a charge Q at t equal to 0, it is connected to an uncharged capacitor of equal capacitance through a resistance R. Find the charge on the second capacitor as a function of time. Second capacitor as a function of time हमें पता करना है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है, C कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर है और इसमें Q चार्ज दिया हुआ है इनिशियली, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक रेसिस्टर के थ्रू, R जिसका रेसिस्टेंस है उसके थ्रू एक अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया इसको। तो अब क्या होगा कि ये इनिशियली अनचार्ज था, इसका कैपेसिटेंस सेम है, तो इनिशियली ये अनचार्ज था, तो अब धीरे धीरे चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र होगा इस कैपेसिटर पे। तो मान लेते हैं कि दिस इज पॉजिटिव साइड, दिस इज नेगेटिव साइड, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रांसफ़र होगा। तो मान लेते हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे चार्ज जो है दैट इज़ Q, तो यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा दैट इज़ Q माइनस Q हो जाएगा, क्योंकि यहीं से ये चार्ज यहाँ पे आ रहा है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो और नेगेटिव चार्ज इधर से ट्रांसफ़र होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफ़र होगा। तो अब किरचॉफ्स लूप लॉ अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ का जो पोटेंशियल है दैट विल बी Q माइनस Q डिवाइडेड बाय C, दिस इज द पोटेंशियल अक्रॉस दिस। और अगर I करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, I करंट फ्लो हो रहा है एट दैट टाइम, सो माइनस I इंटू R that will be equal to potential at here, that is Q डिवाइडेड बाय C। और इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा I को हम लिख सकते हैं dq बाई dt, सो dq बाई dt मल्टीप्लाइड बाय R, दैट्स विल बी इक्वल टू Q माइनस 2Q डिवाइडेड बाय C। अब इसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं dq डिवाइडेड बाई Q माइनस 2Q इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय RC। अब दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर देंगे हम तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ Q माइनस 2Q एंड डिवाइडेड बाय माइनस 2 इक्वल टू T डिवाइडेड बाय RC। और लिमिट्स ले लेंगे यहाँ पे, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो, यहाँ पे जो चार्ज होगा इस पे दैट विल बी जीरो टू सम आर्बिट्ररी चार्ज Q एट टाइम T, और यहाँ पे राइट साइड में 0 टू T, एट 0 सेकेंड हमने क्लोज किया था तो 0 टू T। तो इसे हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ Q माइनस 2Q, जब Q का वैल्यू Q रखेंगे तो ये हो जाएगा Q माइनस 2Q डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ Q माइनस 2Q डिवाइडेड बाय Q माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे जब Q का वैल्यू 0 रखें तो ये Q हो जाएगा, तो Q ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ Q माइनस 2Q डिवाइडेड बाय Q। और राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस 2 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 2T डिवाइडेड बाय RC। अब नेचुरल लॉग ऑफ दिस इक्वल टू दिस है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल, सो Q बाई Q दैट इज 1 माइनस 2Q डिवाइडेड बाई Q, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड में हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2T डिवाइडेड बाई RC। और इससे हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 2
into 1 minus e to the power minus 2t डिवाइडेड बाय आर सी। सो ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगा चार्ज ऑन द अदर कैपेसिटर के लिए। A capacitor of capacitance C is given a charge Q. At t equal to 0, it is connected to an ideal battery of EMF Xi through a resistance R. Find the charge on the capacitor at time t. तो एक कैपेसिटर है C कैपेसिटेंस का जिसका इनिशियल चार्ज Q है और इसे कनेक्ट किया गया है R रेसिस्टेंस के थ्रू टू अ बैटरी ऑफ EMF Xi। जाई EMF का बैटरी है, इसे कनेक्ट किया गया है। तो अब क्या होगा कि ये कैपेसिटर फर्दर चार्ज होगा और हमें एट सम पॉइंट ऑफ टाइम टी चार्ज फाइंड करना है ऑन द कैपेसिटर। तो मान लेते हैं ये करंट आई फ्लो कर रहा है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो क्यू है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ हम लोग लिख सकते हैं जाई इक्वल टू आई इंटू आर प्लस क्यू डिवाइडेड बाय सी। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर और ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। अगर हम आई को ले सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, तो ये हो जाएगा आर डी क्यू बाई डी टी और राइट हैंड साइड में हम लिख सकते हैं जाई माइनस क्यू बाई सी। तो इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर सी इंटू डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू राइट हैंड साइड में माइनस जाई सी माइनस क्यू। और इसको हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाई जाई सी माइनस क्यू और राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई आर सी। अब अगर इसको इंटीग्रेट हम लोग करें by integrating both the sides, we can get natural log of xi c minus q डिवाइडेड बाय माइनस वन। यहाँ पे q का मल्टीप्लायर माइनस वन है तो डिवाइड बाय माइनस वन और लिमिट हो जाएगा इसका फ्रॉम कैपिटल Q टू स्मॉल q, दैट इज द चार्ज एट टाइम t विल बी इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय आर सी, टी डिवाइडेड बाय आर सी। और टी का यहाँ पे लिमिट होगा 0 टू टी, टी इक्वल टू 0 पे क्लोज किया गया है और टी इज़ द आर्बिट्रेरी टाइम। सो अब यहाँ पे लिमिट्स रख देंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ जाई सी माइनस क्यू, क्यू का वैल्यू क्यू रखेंगे तो जाई सी माइनस क्यू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ जाई सी माइनस कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस वन को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। और इसको लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस को हम लोग ले सकते हैं लॉग ऑफ जाई सी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय जाई सी माइनस कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। सो अगर नेचुरल लॉग हटा देंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ पे हो जाएगा जाई सी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय जाई सी माइनस कैपिटल क्यू इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू जाई सी माइनस कैपिटल क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। Therefore, Q will be equal to xi c minus xi c e to the power minus t by r c और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Q e to the power minus t by r c। और इसको यहाँ पे अगर xi c कॉमन ले लेंगे तो xi c इंटू वन माइनस e to the power minus t divided by r c plus q into e to the power minus t divided by rc. So this is the charge at a time t on the capacitor.